ये अपने आप में कितना खतरनाक होता है कि कभी कभी सबकॉन्शियसली माँ बाप जो अपनी ईगो है वो बच्ची के अचीवमेंट से जोड़ देते हैं। बच्चे को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपके ध्यान की ज़रूरत है। हमारे पास केस आते हैं कि बच्चा 7 साल का है और उसने पॉर्न या समथिंग इससे रिलेटेड कुछ देख लिया। तो जो डिसिप्लिन और फ्री थिंकिंग के बीच की ये जो फ़र्क है इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे को डिसिप्लिन तो बनाना है लेकिन उसे उसकी फ्री थिंकिंग नहीं छीन लेनी है। वो कौन सा काम है जो करते वक्त बच्चा अपने आप को भूल जाता है, अपने कंफर्ट को भूल जाता है, वो मम्मी पापा को देखना है। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हुए हैं वो सभी लोगों ने अपने काम की शुरुआत 15-16 पे करी होगी। हम बच्चों को यूं ही वीडियो गेम दे देते हैं, ये बच्चे के लिए उसी तरह नुकसानदायक है जैसे बड़े आदमी के लिए ड्रग नुकसानदायक है। माने पूरी दुनिया को हम देते हैं बेस्ट ऑफ यू, दुख की बात है घर को देते हैं रेस्ट ऑफ यू। तो ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखता जब तक वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट ना करते। नहीं करते। ऐसे मम्मी पापा हमारे पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं एंड तब तक बच्चा 36-37 साल का हो चुका होता है। उनके घर पे 9 साल की बेटी और 6 साल का बेटा होता है जो ज़्यादा समझदार मालूम होते हैं। छोटा बच्चा खेल कम रहा है लेकिन जो टीवी ज़्यादा देख रहा है ये इसकी ओवरऑल ग्रोथ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आम के पेड़ पर आम आता है, आम के लिए नहीं दुनिया के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। बच्चा जो करे उसमें खुश होना, बिकॉज बच्चे की साइकोलॉजिकल बुनियाद वो है कि वो अपने कारण मम्मी पापा को खुश देखना चाहता है। जो हस्बैंड वाइफ कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, कल को ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो बच्चे उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे और वो बच्चे कल को खुद ऐसे माँ बाप बनेंगे जिनके बच्चे उनको नहीं समझ पाएंगे। पहले 7 साल 8 साल बच्चे के साथ मेमोरी बनाने पे ध्यान दो, मनी तो बाद में कभी भी बन जाएंगे। क्या बात है। दोस्तों, महान सूफी संत रूमी ने कहा था कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि वो दरख्तों की तरह हैं, जिनकी जड़ें तो जमीन में हैं लेकिन उनकी शाखाएं खुले आसमां को छूने के लिए आजाद हैं। और रूमी की यही बात आज के माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आखिर वो अपने बच्चों को किस तरह बड़ा करें कि उनकी जड़ें तो जमीन में रहें लेकिन उनके बच्चे खुद आसमान की बुलंदियों को छू पाएं। और मॉडर्न डे पेरेंटिंग की इन्हीं चुनौतियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेरेंटिंग कोच परीक्षित जोबनपुत्रा साहब। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल परीक्षित जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और साधुवाद, क्योंकि आप लगातार इस मामले में लोगों को अवेयर कर रहे हैं और आपकी रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो पहले तो उसके लिए आपका साधुवाद। थैंक यू। बिल्कुल। परीक्षित भाई, मैं इसी से शुरू करना चाहूँगा, चूँकि आप पेरेंटिंग कोच हैं, 20 सालों से पेरेंट्स से डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर माँ बाप आज कर रहे हैं। सबसे पहली हाई एक्सपेक्टेशंस, राइट। ज़्यादातर मम्मी पापा अपने बच्चों से छोटी छोटी उम्र पे भी उतनी ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। जैसे वन ऑफ दी डॉक्टर काउंसलिंग के लिए आए थे, जहाँ पर जिनका कहना था बच्चे की हैंडराइटिंग ख़राब है, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता, बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है और होमवर्क अच्छे से करना नहीं चाहता। मैंने पूछा कि बच्चे की एज क्या है, एंड मुझे बोला गया 3.5 साल। तो क्योंकि आसपास में 3.5 साल के बच्चे कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो देखते हुए वो अपने बच्चों के लिए भी ये सेम अपेक्षाएं रख रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम जब बड़े हुए, शायद हमारे मम्मी पापा की ओर से हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा कोई अपेक्षाएं नहीं थी, एंड इसीलिए मैंने और आपने बचपन जिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, बड़ी दुख की बात है, उनके पास सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा है पर उनका जो बचपन है ना वो शायद छीन लिया गया है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। इसी से अगर हम थोड़ा और अब टेक्निकलिटी में जाएं परीक्षित जी, जैसे आपने कहा ना कि वो एक डॉक्टर आदमी और अपने वो 3.5 साल के बच्चे से अपेक्षा रख रहा है कि तुम लिख क्यों नहीं रहे। मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं पढ़ा था कि जो शुरू में जो बच्चा है उसका इमोशनल ब्रेन डेवलप होता है, प्री कन्फ्रंटल जो ब्रेन होता है उसका, वो तो 7 साल से पैदा होता है, तो उसको जो तर्क है वो तो 6-7 साल से पहले समझ ही नहीं आता। ऐसे में अगर हम जब छोटे बच्चों को डांटते हैं माँ बाप, 3 या 4 साल के बच्चे को, और चूंकि बच्चा वो लॉजिक समझ ही नहीं रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि न्यूरोसाइंस के लिहाज से बात करूं तो ये उसके दिमाग पर कितना बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि उसे उस बात पे डांटा जा रहा है जो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। सही कहा आपने। जनरली साइकोलॉजिकली कहे या न्यूरोसाइंस वाइज भी यदि हम कहें तो पहले जो 7 साल है वो बच्चे के हार्ट डेवलपमेंट के लिए है। लव, केयर, इमोशन, सिंपैथी, एम्पैथी, वो सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप होनी चाहिए। फिर 7 से लेके 14 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, एंड दैट इज़ फॉर हेड डेवलपमेंट, दैट इज़ फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन एंड रूटीन, वो हमें ये साल में करना चाहिए। एंड देन आफ्टर आता है 14
to 21, and that is for hand development. ठीक है। So heart, head, and now hand development. Hand is about what? Skills and performance. बच्चों का उतना अच्छा स्किल्स होना चाहिए, बच्चों का उतना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि जिसके कारण उसके पास जो खूबी है, उसके पास जो टैलेंट है, उसको दुनिया के अंदर वो दिखा पाए। ठीक है। सो जो आपने सवाल पूछा था, पहले जो 7 साल है वहाँ पर बच्चे का हार्ट डेवलप हो रहा है। उसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो वो उतना कोमल है कि जैसे ही जब बिल्डिंग बन रही होगी तो जो गीला सीमेंट होता है बस उसके जैसा अभी 7 साल तक बच्चा है। वहाँ पर हमने उसको पॉजिटिव चीज़ बोल दी या नेगेटिव चीज़ बोल दी। उसको हमने बोल दिया कि तू नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगा या हॉस्टल में डाल दूंगी। वो सारी चीज़ों का वो परमानेंट मार्क, एक बार वो पंजा लग गया फिर वो परमानेंट हो जाता है। एंड इसीलिए समहाउ हमें पहले 7 साल बच्चों के साथ बातचीत करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और आपके इसी जो जवाब से अगर मैं ये सवाल निकालूं कि अगर बच्चे का जो 80-90% ब्रेन है अगर 7 साल तक डेवलप होता है तो ये जो उम्र है 6 या 7 साल तक की, बच्चे में किस तरह की आदतें माँ बाप को डालनी चाहिए? क्योंकि अमूमन हमारी अप्रोच होती है कि अरे बच्चा तो है, टीवी देखने दो या कुछ भी कर लेने दो, लेकिन आज जैसा आपने कहा कि इसी दौरान बच्चे को एक डिसिप्लिन की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर ब्रेन मैं गलत नहीं हूँ तो वो पैटर्न बड़ी अच्छे से फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन फॉलो करता है, तभी वो ग्रो भी होता है। ग्रो भी करेगा। तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की आदतें इस दौरान बच्चों में डालनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी भर एक कैरेक्टर बने या उसकी जिंदगी भर वो काम आए आदतें? सो 0 to 7 के बीच में यदि हम हैबिट की बात करें और 7 के बाद में यदि हम हैबिट की बात करें तो 0 to 7 में बच्चे को शेयरिंग की, कैरिंग की, वो सारी हैबिट को हमें डेवलप करना चाहिए। गरीब को किसी को खिलाए, गाय को घास खिलाए, भाई बहन के साथ शेयरिंग करे, वो सारी चीज़ें जो उसके हार्ट को डेवलप कर रही है, जो उसके अंदर गिविंग की भावना को डेवलप कर रही है। जहाँ पर मे भी शायद 3 साल का बच्चा थोड़ा लेट उठेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेट सोएगा, हालांकि वो टीवी ना देखता होना चाहिए, वो मम्मी पापा के साथ, साइकोलॉजी कहती है प्राइमरी केयर गिवर। सो इधर मम्मी और पापा और दादा दादी, नाना नानी जो उसके लिए प्राइमरी केयर गिवर है, उसको एवरी 24 आवर्स में उसके साथ खेलते हुए महसूस करना चाहिए। तो बच्चे में एक डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का स्टेज होता है कॉल्ड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जो बच्चे ने पहले 3 साल में, 4 साल में एक प्राइमरी केयर गिवर को रोज देखा हुआ है, उसके साथ खेलते हुए देखा है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा पिकाबू, राइट, वो हम सोफे के पीछे छुप जाएंगे एंड जब हम फिर से आते हैं उनको लगता है बहुत बड़ी बाट है, राइट। हमारे लिए शायद छोटी बात है क्योंकि हमारा ब्रेन समझता है कि गायब होने का मतलब वो पूरे गायब नहीं हुए हैं, जस्ट पीछे है, बट वो छोटा बच्चा नहीं समझ पाता। एंड जो मम्मी पापा ये समय पे उसको टाइम नहीं देते या दादा दादी या कोई भी फैमिली मेम्बर, वो बच्चा ज़्यादातर जिंदगी भर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो या कोई भी जगह पर। एंड इसीलिए पहले 7 साल जो हमें बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप करनी है वो हार्ट के आसपास की होनी चाहिए। वहाँ पर रूटीन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। एंड जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसके बाद में 7 बजे के बाद बच्चा उठना नहीं चाहिए। माने वहाँ पर उसका रूटीन जल्दी से सोना, जल्दी से उठना, एक फिक्स टाइम पे होमवर्क करना, एक फिक्स टाइम पे वो स्पोर्ट्स पे जाए, खेले कूदे, भागम भाग करे, धमाल मस्ती करे, वो फिजिकल जो एनर्जी है उसको भी चैनलाइज करे। तो उसके लिए रूल इज व्हाट, 4/2/1। 4 इज व्हाट, 4 घंटा बच्चे ने स्टडी किया, स्कूल में गया, ट्यूशन में गया, होमवर्क किया। किस उम्र के बच्चे के लिए बोल रहा है? 7 साल से बाद में। उसके बाद में 2 आवर्स का उसका स्पोर्ट्स होना चाहिए। सो एस फॉर स्टडी, सेकंड एस एंड दैट इज फॉर स्पोर्ट्स। इट कैन बी इंडोर और आउटडोर। बच्चे के साथ शायद हमने उस समय पे घर के अंदर सांप सीढ़ी लूडो खेला तो भी चल जाएगा। एंड फिर आना चाहिए 1 एंड दैट इज स्क्रीन। सो 4 घंटे पढ़ाई हुई है, 2 घंटे बच्चा भागा दौड़ा कूदा है, तब जाके 1 घंटे उसने स्क्रीन को अर्न किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मम्मी पापा स्क्रीन को ऐसे बेबी सीटर के तौर पे ले लेते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, पकड़िए फ़ोन और तू देखना चालू कर। वो नहीं करना चाहिए। और आपने कहा कि शुरू के जो कुछ साल हैं वो बच्चे का जो हार्ट है वो डेवलप करने में लगने चाहिए। मुझे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। उन्होंने ये कहा भी था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दिल लेके पैदा होता है, दिमाग दुनिया बनाती है, लेकिन अब उस दिल पर कभी ध्यान नहीं देते। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि उस दिल पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले उस दिल को जो है वो डेवलप कीजिए। सर, इसी से एक सवाल ये भी निकलता है कि अगेन जो न्यूरो साइंस में कहा जाता है कि जो फ्री प्ले होता है बच्चों के लिए वो बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा जितना खेलेगा उसके दिमाग का उतना विकास होगा। लेकिन आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि बच्चों को टीवी के आगे बैठा दिया,
साइंस तो ये कहता है कि आप 45 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा मत देखने दीजिए, लेकिन बच्चे 4-4 5-5 घंटे देख रहे हैं। तो ये छोटा बच्चा खेल कम रहा है लेकिन जो टीवी ज़्यादा देख रहा है, ये इसकी ओवरऑल ग्रोथ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? बहुत ज़्यादा असर होगा। एंड मोर देन टीवी मैं कहना चाहता हूँ वीडियो गेम्स, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों के हाथ में मारधाड़ वाली, एक्शन वाली, और ज़्यादातर जो अभी गेम्स हैं वो या तो ग्राफिक गेम्स है जहाँ पर मारधाड़ बहुत ज़्यादा है, रेसिंग बहुत ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का जब तक हार्ट और इमोशन डेवलप नहीं हुआ है, हम उसको जब इस तरीके से कर रहे हैं तो मे बी शायद अब आए दिन घटना होती है कि बच्चे के हाथ से फ़ोन ले लिया और बच्चे ने मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठाया या मम्मी का कत्ल कर दिया। 13 साल की बेटी और मम्मी और पापा का कत्ल कर दिया। अब बेटी ऐसा काम करे शायद हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता, बट वो जो उसके इमोशन है वो समहाउ अब वीडियो गेम के साथ, मारधाड़ और एक्शन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। नंबर 2, जब हम टीवी की भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वीडियो गेम से। उससे यदि हम बात करें टीवी पे, तो मम्मी पापा और एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चे को दिखाते नहीं हैं। सो बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं है, बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स है। 7 साल से छोटे बच्चों के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है, जो कार्टून वर्जन है, जहाँ पर जेठालाल और बबीता के बीच में जो रिलेशनशिप को बताया गया है आउट ऑफ द मैरिज जाते हुए, थोड़ा बहुत लाइकेबिलिटी और वो अट्रैक्शन बताया गया है, उस सारी चीज़ों को हटाया गया है 7 साल से छोटे बच्चों के लिए और उसका कार्टूनिक वर्जन दिया गया है। सो ज़्यादातर मम्मी पापा वो बच्चे का ब्रेन हैंडल कर पाए, उससे बड़ी एज ग्रुप वाली इंफॉर्मेशन जब हम देना शुरू करते हैं तो हमारे पास केस आते हैं कि बच्चा 7 साल का है और उसने पॉर्न या समथिंग इससे रिलेटेड कुछ देख लिया। अब ना वो 7 साल का बच्चा उसको बाइफरकेट नहीं कर पाता एंड वो टीचर के सामने भी वैसी कोई बात कर देता है, घर पे कोई मेहमान आए हैं और मम्मी और बाकी सबके बीच में भी वैसी वो बात कर लेता है। नाउ मम्मी पापा एम्बेरेस फील करते हैं, बट वो बच्चा जब यूट्यूब देख रहा था, वो जब फेसबुक देख रहा था, तब हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कहा। अब ये सर मुझे इसी में बताइए, आपने कहा कि जब बच्चे को आप गेम खेलने से रोकते हैं तो बच्चा इतना वायलेंट हो जाता है कि वो अपने माँ बाप पे भी हाथ उठा देता है। एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, साइमन सिनेक, बड़े मशहूर हैं। उनकी मैं एक जगह बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि जो हम बच्चों को यूं ही वीडियो गेम दे देते हैं, ये बच्चे के लिए उसी तरह नुकसानदायक है जैसे बड़े आदमी के लिए ड्रग नुकसानदायक है। तो क्या वो क्या असर आता है बच्चे के दिमाग में कि वो इतना बेचैन हो जाता है कि उसे ये तक नहीं पता चलता कि मेरे माँ बाप हैं? वो अगेन न्यूरो साइंस के लिहाज से कैसे वर्क करता है कि बच्चा इतना वायलेंट हो गया कि वो अपने माँ बाप को ही नहीं देख रहा और उन पे हाथ उठा रहा है? सो एक केमिकल है कॉल्ड डोपामिन, जो हैप्पीनेस का केमिकल है ब्रेन के अंदर। एंड जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हम वर्कआउट किए, एक्सरसाइज किए, डाइट फॉलो किया, 1 महीने के बाद जब पता चला कि 2 किलो वजन कम हुआ है, उस समय पे जो खुशी महसूस होती है वो खुशी है बिकॉज ऑफ द केमिकल ब्रेन के अंदर जिसको हम कहते हैं डोपामिन, प्लेजर हार्मोन जो है। अब नाउ वही चीज़ वस्तु जब मैं मोबाइल देख रहा हूँ, जब मैं कार्टून देख रहा हूँ, जब मैं टीवी देख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 महीने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 6 महीना पढ़ाई करूँ और फिर मेरे नंबर आए और फिर डोपामिन बने, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट वेयरएज जब मैं कोई एक टीवी का प्रोग्राम देख लेता हूँ और वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे 5 मिनट के अंदर डोपामिन रश मिल रहा है जो 2 महीने की मेहनत के बाद मिलने वाला था। अब नाउ वही चीज़ की हम बात करें वीडियो गेम की, तो वीडियो गेम के अंदर हर 3 सेकंड में, 4 सेकंड में मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो डोपामिन रश उतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये ऐसी बात हुई कि आपने खाने से पहले यदि गुलाब जामुन या आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद मेरी खिचड़ी दी जाए तो हमें ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। सेम में बच्चों के अभी छोटी उम्र में डोपामिन का रश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नाउ अब जब बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाएगा या मम्मी पापा उसके हाथ से वो ले लेंगे, तो वो जो डोपामिन रश बना है उसको कंट्रोल करने का अभी तक ब्रेन में मैकेनिज्म डेवलप हुआ ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट विदाउट थॉट प्रोसेस बच्चा या तो हाथ उठा देगा या तो कोई चीज़ वस्तु को तोड़ेगा फोड़ेगा, या एक्सट्रीम लेवल की हैबिट है तो या तो घर छोड़ के चला जाएगा, सुसाइड करेगा, या फिर माता पिता के ऊपर हाथ उठा देगा। बिल्कुल। तो आप और कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि माँ बाप को इस ये जो एडवर्स इफेक्ट है इसका पता ही नहीं है ना? नहीं है। और वो ज़्यादातर क्या होता है, जब रिवर्स बहुत ज़्यादा हो जाए उसके बाद में वो जागते हैं। जब बच्चा ऐसा गुस्सा करना शुरू करे या पढ़ाई की जगह पर रात के 3-3 बजे तक वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम खेलता रहे, अब मम्मी पापा जागते हैं। पर मैं कहता हूँ वो वीडियो गेम लाया कौन? वो मोबाइल बच्चे के हाथ में दिया किसने? उसका एवरी मंथ रिचार्ज कराता कौन है?
तो ज़्यादातर सही बात हमने है। ही दिया। हाँ। तो ये ऐसे माली हो रहे हैं कि जो खरपतवार पेड़ पौधे के आसपास खुद लगा रहे हैं सही बात है। और फिर प्लांट को डांट रहे हैं डांट रहे हैं। कि तेरी सोबत खराब है। बिल्कुल। और ये मुझे लग रहा है सर, इसमें पैराडॉक्स ये है, जैसे आपने कहा ना कि माँ बाप बच्चे को जिन चीज़ों से रोक रहे हैं, दरअसल वो सारी चीज़ें खुद भी तो कर रहे हैं। आजकल के माँ बाप खुद ही जब मोबाइल के एडिक्टेड हैं, और अगेन जिसे हम कहते हैं ना कि मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं, है ना, कि बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा कि माँ बाप कर रहे हैं। अगर बच्चा देख रहा है कि बाप खुद मोबाइल में लगा हुआ है या माता जी खुद दिन भर रील देख रही है, तो बच्चा कुछ अलग कैसे कर सकता है? 100%। सो वो बच्चा बचपन से देखता है कि पापा ऑफिस से घर पे आते हैं और फिर टीवी आसन करते हैं, राइट? या तो मम्मा फ्री होती है और मम्मी व्हाट्सएप आसन करती है, इंस्टाग्राम करती है। बहुत अच्छा शब्द दिया आपने। थैंक यू। तो जनरली जो चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक माता 100 शिक्षक के बराबर होती है, पर मैं कहना चाहता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में एक माता 100 शिक्षक के बराबर है, माने 100 शिक्षक मिलके जो नॉलेज नहीं दे सकते उससे ज़्यादा एक माता दे सकती है, बट शर्त व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम छोड़े तो वो छोड़ना ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली जब हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम कल के भारत देश का निर्माण कर रहे हैं। एक सेल्फिश बच्चा या एक रूड बच्चा वो मे बी ना सिर्फ हमारे लिए या हमारे बुढ़ापे के लिए या हमारे परिवार के लिए, पर पूरे खानदान के लिए और पूरे देश के लिए भी कलंक बन सकता है। एंड इसीलिए हमारा ज़रूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये मेरा बच्चा है उस तरीके से नहीं, ये बच्चा देश को आने वाले समय में चलाने वाला है, उस परिप्रेक्ष्य में हम बच्चे की परवरिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी, और इसमें सर चुनौती मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले 10 सालों में इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि आप या हम जिस उम्र के हैं, हमारे जो पेरेंट्स थे, हम जेनजी अपने आप को कह सकते हैं, जो 80 या 90 के दशक में पैदा हुए, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जो खुद बचपन से मोबाइल देख रहे हैं, जब ये कल को खुद पेरेंट्स बनेंगे, तो जब आदमी खुद ही अपने आप से डील नहीं कर पा रहा, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा रहा, तो कल को खुद कैसा पेरेंट बनेगा? तो आपको नहीं लग रहा कि आने वाले 15-20 सालों के लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, अगर इस पर अभी कोई कंट्रोल नहीं किया गया? 100%। और साथ ही साथ में अभी जो स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, स्कूल स्मार्ट हो रही है, ट्यूशन क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऑलरेडी स्क्रीन का यूज़ वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। सो अब थोड़े समय के अंदर वैसा होगा कि जो पर्टिकुलरली हम बुक थोड़ा बहुत भी यूज़ कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे होंगे जब नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड से टैबलेट या लैपटॉप लेकर जा रहे होंगे, तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है। एंड इसको लेकर यदि हम बात करें, स्टेन और वॉल्डो फन करके स्कूल है सिलिकॉन वैली के अंदर, एंड वहाँ पर सभी लोग अपने बच्चों को वहाँ पे रखना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पर कोई स्मार्ट क्लास नहीं है। वहाँ पर बच्चों को एप्पल, माने एप्पल, उनको मोबाइल याद नहीं आता, लैपटॉप याद नहीं आता, उनको एप्पल माने एप्पल फ्रूट याद आता है। एंड वहाँ पर जो बिग जायंट टेक के बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर है, वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से, टीवी से, इंटरनेट से दूर रख रही हैं बिकॉज दे नो कि अभी ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है, एंड तभी ये ब्रेन को दौड़ाना इज़ नॉट गुड। मैंने कहूँ गाड़ी बन रही हो तब अलग बात होती है, और शोरूम से जब बाहर निकल जाए तब अलग बात होती है। गाड़ी शोरूम के अंदर और फैक्ट्री के अंदर माने बच्चा 18 साल तक का है, उसका डेवलपमेंटल फेज़ है। वहाँ पर जितना बच्चा स्पोर्ट्स करेगा, जितना बच्चा मेडिटेशन करेगा, जितना बच्चा स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेगा, उतना बच्चा शोरूम से बाहर निकलने के बाद माने जब जॉब में आएगा, बिजनेस में आएगा, कोई भी काम करेगा, वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, ये आपको क्या लग रहा है, तो हमने सोशल मीडिया की बात की, उसके चैलेंजेस की बात की, दूसरा एक चैलेंज जो और आजकल है वो जंक फूड को लेकर है। और अगेन इसमें जो एक कॉमन पैटर्न दिखता है वो ये दिखता है कि चूंकि माँ बाप खुद अंदर एक गिल्ट से भरे होते हैं कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या खुद वो मोबाइल में लगे हैं, और उनको पता है कि अगर बच्चे को कहेंगे जाओ चिप्स खा लो या कोल्ड ड्रिंक पी लो तो बच्चा खुश हो जाएगा, मतलब अपने गिल्ट को दूर करने के लिए वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी एक चुनौती है, और आप जो अपने डेली अपने काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आप उनको इस बारे में क्या समझाते हैं? इसमें और एक सिचुएशन भी होती है कि ज़्यादातर मम्मी पापा को मोर देन गिल्ट ऐसा फील होता है कि मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला था, अच्छा, मैं ये सब खा पी नहीं पाता था, तो अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास सुख सुविधा है, तो मेरा बच्चा क्यों न भुगते। पर मैं कहना चाहता हूँ ऐसे सारे माता पिता को कि जब हम बचपन से बोलते हैं कि बेटा मेरे बात तो ये तेरा ही है, ये तेरा ही है, तेरा ही है, तो बच्चा बोलता है इसको उड़ाऊंगा भी मैं। एंड बच्चा वो चीज़ों को लेकर बैड हैबिट के अंदर जब लग जाता है, उसकी हेल्थ जब खराब हो जाती है,
तो फिर मम्मी पापा को तब रियलाइज़ होता है जब डिले हो जाता है। माने 15 या 16 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है, एंड तब मम्मी पापा ये कहते हैं कि यदि हमने उसको पहले चिप्स खाने से और जो रोज़ पिज़्ज़ा मंगाता था, बाहर का रोज़ खाना खाता था, यदि वहाँ पर हमने रोका होता तो अच्छा होता। बट वो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। सो मुझे लगता है पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है अभी वो रिपेयरिंग वाला ज़्यादा है। बट हम प्रिपेयरिंग वाले मोड पे आ जाए, पहले से हम प्रिपेयर रहे, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो बात की इससे मुझे बर्नार्ड शॉ की स्टेटमेंट याद आ गई। उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका दिक्कत है कि जब वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर लेते हैं तो पहली बात ये सोचते हैं कि जो स्ट्रगल मैंने किया मैं अपने बच्चे को नहीं करने दूंगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो बने थे उसी स्ट्रगल की वजह से बने। स्ट्रगल के कारण ही। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आपने जो कहा कि जो एक गिल्ट रहता है कि अरे मैंने अपने टाइम में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी या चिप्स नहीं की, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने नहीं पी। नहीं बहुत अच्छी पी। चीज़ नहीं थी वो, अदरवाइज अभी तक आप बीमारी का घर बन चुके होते। हाँ। बिल्कुल। तो सर ये जो खाने पीने का जैसे हमने बात की कि उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो अभी भी अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के अंदर, मिडिल क्लास या आप किसी भी क्लास की बात कर सकते हैं, उससे क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ये अपने आप में कितना नुकसानदायक है कि एक छोटा बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, जैसे आपने कहा कि उसका हर दिन ब्रेन बन रहा है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो एक चिप्स का पैकेट खाता है या उसको एक्सेसिव शुगर मिलती है, तो ये उसकी जो ब्रेन की जो ग्रोथ है, मेंटल जो उसकी ग्रोथ है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? सबसे पहले तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। एंड जैसे हम एक चॉकलेट की बात करें कि बच्चे ने सिर्फ एक चॉकलेट खाई, पर वो हमारे बॉडी के हिसाब से वो एक चॉकलेट है। हाँ। वो जब बच्चे के ब्रेन एंड बच्चे की बॉडी की जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारी 3 बड़ी चॉकलेट के बराबर उसके लिए वो एक छोटी चॉकलेट है, राइट? सो जब हम बोलते हैं कि एक चिप्स का पैकेट खाया तो हमें लगता है कि एक चिप्स का पैकेट खाया, बट उसके बॉडी एंड ब्रेन के हिसाब से तो 3 चिप्स के पैकेट से ज़्यादा उसने खा लिए। एंड जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो मैक्सिमम जो नुकसान होता है वो पाम ऑलिव ऑयल, नंबर 2 ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव के बिना ये इतने लंबे समय तक शेल्फ लाइफ उनकी रहेगी नहीं, वो बच्चों के ब्रेन एंड बॉडी को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। एंड इसीलिए वेरी फर्स्ट थिंग जो मम्मी पापा करे, बच्चों की डाइट के अंदर फाइबर रिच फूड हमें ऐड करना चाहिए, जहाँ पर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें जो फाइबर के साथ आती है वो हमें कंपलसरी ऐड करनी चाहिए। एंड तो ही बच्चों का जो डाइजेशन, आज ढेर सारे बच्चे, शायद इसका अभी तक आंकड़ा नहीं आया, बट मेरे हिसाब से तकरीबन 50% से ज़्यादा बच्चे होंगे जो जब सुबह में स्कूल के लिए निकलते हैं 6 बजे या 7 बजे, उनका पेट साफ नहीं होता एंड उनको स्कूल पे जाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, या ढेर सारे बच्चों को रात या स्कूल से आने के बाद वो वॉशरूम करते हैं। एंड वो जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स पड़ा हुआ है, शरीर के अंदर वो जो कचरा पड़ा हुआ है, वो बच्चे को नई विद्या, नई सारी चीज़ें, फुल ऑफ एनर्जी के साथ स्पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें कैसे करने देगा? बच्चा वहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ों को रिसेप्टिव बनकर वो सीख पाएगा या समझ पाएगा? एंड इसलिए जो मुझे एक चीज़ लग रही है, हर मम्मी पापा बच्चे के अंदर एक हैबिट को डेवलप करे, सुबह में उठते ही या तो तांबे के लोटे के अंदर पानी या तो वार्म वाटर, 1 ग्लास या 2 ग्लास, या बड़ा बच्चा है 12 साल से ऊपर का तो 3 से 4 ग्लास खाली पेट वो बच्चा पानी पीना ही चाहिए। और यदि वार्म वाटर होगा या कॉपर के वेसल में वाटर होगा वो सबसे बेस्ट होगा। तो आने वाले 5 या 10 मिनट के अंदर उसको प्रेशर आएगा ही आएगा, एंड पेट साफ होगा, नाश्ता किया होगा, और फिर बच्चा जब स्कूल पे जाएगा तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, बिकॉज पेट साफ नहीं हुआ तो वो ब्रेकफास्ट किए बिना ढेर सारे बच्चे स्कूल पे चले गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका स्कूल में भी जो फोकस होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो संभव नहीं रहता। सो मुझे लगता है हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड पेट साफ होना, ये 2 चीज़ों पे मम्मी पापा को फोकस थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप जब लोगों से डील करते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों में इस चीज़ की समझ की कमी है, या वो एक तरह से एक्टिव पेरेंटिंग कर ही नहीं रहे कि ठीक है बच्चा पल रहा है तो पल ही रहा है, उसके बारे में क्या सोचना? ज़्यादातर यू आर राइट, दे आर पैसिव, दे आर पैसिव। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम जब दुनिया के सामने जाते हैं, जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं तो हम बेस्ट ऑफ व्यू देंगे, राइट? हम ध्यान रखेंगे कि कैमरे का एंगल सही है, लाइट सही है, प्रॉपर वे में कपड़ा है कि नहीं, क्रीज कहीं पे दिख रहा है, वायर दिख रहा है, सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। माने पूरी दुनिया को हम देते हैं बेस्ट ऑफ व्यू। दुख की बात है घर को देते हैं रेस्ट ऑफ यू। पूरी दुनिया को देने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचती है, थोड़ी बहुत एनर्जी, थोड़ा बहुत पेशेंस, थोड़ा बहुत नॉलेज, बस वही हम हमारे बच्चों को परोस रहे हैं। एंड इसीलिए बच्चा क्या देखता है कि सुबह में पापा गाड़ी में गए,
रात को पापा गाड़ी में आए, पापा ने जो मेहनत करी वो तो बच्चे ने देखी नहीं है, पर सुबह में चाय नाश्ता करते हुए, गप्पे मारते हुए, मुझे डांटते हुए पापा जाते हैं, शाम के टाइम पे पापा आते हैं, एंड उसके बाद में टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं। तो वो बच्चा अपने पापा को रेस्ट ऑफ यू में ही देख रहा है। जो बेस्ट ऑफ यू उसने बॉस को दिया, कस्टमर को दिया, वैसा बेस्ट ऑफ यू हम क्या बच्चों को देते हैं, वैसा बेस्ट ऑफ यू क्या वाइफ को देते हैं। और ढेर सारे लोग तो उससे भी गए गुजरे होते हैं, वर्स्ट ऑफ यू देते हैं। माने बच्चों के ऊपर या वाइफ के ऊपर गुस्सा करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना, एंड उनको डिप्रेशन में डालने का काम करते हैं। सो मुझे लगता है हमें दुनिया को बेस्ट ऑफ यू देना चाहिए, बट उतना ही बेस्ट ऑफ यू देना चाहिए कि हम आधा घंटा वाइफ को, मम्मी पापा को, बच्चों को हम बेस्ट ऑफ यू दे पाए, उतनी एनर्जी हमारे पास बचनी चाहिए। वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी में सर एक कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में बड़ा चलता हुआ है एक्टिव लिसनिंग का, उस कॉन्सेप्ट में है कि आप 20 मिनट बच्चे को सुनिए और तब ना उससे कोई सवाल कीजिए, ना उससे कोई डांटिए, ना कोई जीवन का ज्ञान दीजिए, सिर्फ बच्चे से एक नॉर्मल बात कीजिए, उससे उसके बारे में पूछिए। आपको नहीं लगता हो ये गया है कि हम बच्चों से जब बात कर रहे हैं या तो उन्हें कोई समझाइश दे रहे हैं या उन्हें कोई डांट रहे हैं, और इस तरह से फिर कोई इमोशनल रिलेशन तो बन ही नहीं रहा। बच्चा माँ बाप को देख के लगता है या तो मुझे डांट पड़ेगी या कोई सलाह मिलेगी, नॉर्मल एक रिलेशन जो होता है वो बच्चा फील नहीं कर रहा। ये अपने आप में कितना नुकसानदायक? बहुत ज़्यादा। एंड इसलिए सारे माता पिता को कहना चाहता हूँ, बच्चे को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपके ध्यान की ज़रूरत है, राइट। एंड मम्मी पापा का रोल क्या होना चाहिए, बच्चा जो करे उसमें खुश होना। बिकॉज बच्चे की साइकोलॉजिकल बुनियाद वो है कि वो अपने कारण मम्मी पापा को खुश देखना चाहता है। एनिमल मूवी भी आया था, उसमें भी यदि आपने देखा हो तो वो बच्चा हमेशा ये चाहता था कि पापा उसके कारण खुश हो। एंड बट जब वो खुश नहीं होते थे, वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वही जो लव था वो चला गया। एंड सेम वे हम जिसको भी प्यार करते हैं वो व्यक्ति हमारे कारण खुश हो, वो हमारी बेबुनियादी, नॉट बेबुनियादी बट बुनियादी रिक्वायरमेंट है। एंड वो बच्चा माने जब जैसे ट्यूशन में गया, कोई बच्चे ने धमाल मस्ती करी, उसको कुछ पनिशमेंट मिली, वो सारी चीज़ें बता रहा है, एंड हम उसको खाली एज अ फ्रेंड के तौर पे जस्ट खाली सुन रहे हैं, राइट। एंड उसने कहा कि हालांकि घर में अलाउड नहीं है, बट फिर भी उसने कहा कि मैं दोस्त के घर पे गया था और वहाँ पर थोड़ा सा मैंने फेंटा पी लिया या थोड़ा ये कर लिया। उस समय पे डांटे बिना जस्ट हम खाली यूं ही सुन रहे हैं, यूं ही सुन रहे हैं, यूं ही सुन रहे हैं। एंड देन आफ्टर जब बच्चे की सारी बात सुन ले, बच्चे को जब एडवाइस देनी हो तो रात के समय पे सोने से पहले स्टोरी के माध्यम से एडवाइस दे। तो वहाँ पर बच्चे का न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा विद द एडवाइस। सो ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखता जब तक वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट ना कर दे, नहीं कर ले, राइट। एंड इसीलिए हमें ए फॉर एप्पल जो नर्सरी में सीखा था याद है, पर मैं आपको पूछूं फर्स्ट स्टैंडर्ड का एसएस का फर्स्ट लेसन कौन सा था? हाँ, नहीं याद होगा, याद नहीं होगा। सही। तो हमने जहाँ पर कनेक्शन किया वो चीज़ वस्तु याद रहेगी। सो नाउ मम्मी पापा को क्या करना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा टाइम से उठे या मेरा बच्चा होमवर्क करे या स्टडी का इम्पोर्टेंस समझे, तो उसके आसपास की ढेर सारी मोरल स्टोरीज नाउअडेज गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी अवेलेबल है, वो दिखानी नहीं है, वो हमें सुननी है और हमें पढ़नी है। इन रात को सोने से पहले मे बी पंचतंत्र की कहानी, अकबर बीरबल, तेनाली रामन, ऐसी ढेर सारी कहानी है, वो सारी कहानी हम बच्चों के साथ शेयर करें। एंड यू विल सी कि विद इन अ मंथ टाइम बच्चे के अंदर ढेर सारा पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाए। बड़ी अच्छी बात की सर आपने। इसी से परीक्षित जी एक सवाल ये भी निकलता है कि जैसे आपने कहा ना कि बच्चों, माँ बाप की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है बच्चे से कि तुम वो करो, तो ये अपने आप में कितना खतरनाक होता है कि कभी कभी सबकॉन्शियसली माँ बाप जो अपनी ईगो है वो बच्चे की अचीवमेंट से जोड़ देते हैं कि अगर बच्चा क्लास में अच्छा नहीं करा, हो सकता है उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, लेकिन माँ बाप ये मान लेते हैं कि अगर बच्चा हो सकता है फर्स्ट नहीं आ रहा या टॉप 3 में नहीं आ रहा, तो इससे कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट मैं बुरा देख रहा हूँ। ये इस मकड़ जाल से निकलना कितना मुश्किल है, इस ट्रैप से बचना कितना मुश्किल है कि मुझे अपनी ईगो बच्चे पर नहीं थोपनी है। बच्चा एक अलग सोल है, मैं एक अलग सोल था। इसलिए बड़ी प्यारी सी बात कही गई है कि ये बच्चा आपका नहीं है, आपके थ्रू आया हुआ है। खलील जिब्रान ने बड़ी प्यारे से बात करी हुई है। एंड इसलिए जस्ट पर्टिकुलरली हमारा ये रोल है कि ये हमारे थ्रू आया हुआ है। एंड बहुत मज़ेदार बात कहना चाहता हूँ उसी से जुड़ी हुई कि आम के पेड़ पर आम आता है, आम के पेड़ पर आम आता है, आम के लिए नहीं दुनिया के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, राइट। सेम वे हमारे घर पे भी ये जो बच्चा आया हुआ है वो पके तब तक अपना है,
पके उसके बाद में ये दुनिया का हो जाना चाहिए, और तब तक मैं उतना अच्छे से पका लूँ कि उसका दाम अच्छा है। तब तक उसके अंदर कोई कीड़े, कोई जीव जंतु, ऐसी सारी चीज़ें ना हो एंड वो बिगड़े नहीं, बस उतना काम मम्मी पापा का है। सो हम हमारे बच्चों के सामने बच्चों के परफॉर्मेंस को, जो अपना परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो मैंने एक थोड़े समय पहले बात बताई थी, फरारी जो 400 की स्पीड पे दौड़ सकती है, बट फैक्ट्री में जब वो है तब वो अपेक्षा नहीं रखी जाएगी, तब उसको बेस्ट बनाने पे फोकस किया जाएगा, ना कि उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, बट उसके प्रेजेंस के आधार पे उसको चेक किया जाएगा। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पे चेक ना करें। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। सो कंसेप्ट ये है कि हमें ये लगता है कि बच्चा जो टॉपर है वही इंटेलिजेंट है, बट दुनिया में यदि हम देखें तो जो शायद बच्चे बचपन में टॉपर रहा करते थे, जिंदगी की दौड़ में वो टॉपर है कि नहीं, तो शायद वो नहीं रहे। और जो बचपन में जो बच्चे छोटे थे जिनको बोला जाता था कि पता नहीं तू बड़ा होकर क्या करेगा, वो आज शायद वो लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां पर टीचर को उसके ऊपर गर्व महसूस हो, राइट। तो नाउ वो जो बच्चा था, मैं कहना चाहता हूं, वो शायद पढ़ने को लेकर, लिखने को लेकर वो उतना सॉलिड नहीं था। मैंने इंटेलिजेंस इज व्हाट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहां पर इंटेलिजेंस इज व्हाट, द वे ऑफ परफॉर्मेंस, द वे आई कम्युनिकेट माई नॉलेज और द टैलेंट। इट कैन बी थ्रू राइटिंग, इट कैन बी थ्रू वर्ड्स, इट कैन बी थ्रू डांस। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, बट यदि डांस करने का कहा जाए तो मेरा शनि देओल जैसा है, बस हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट शायद कोई और एक व्यक्ति होगा जो बोल ना पाए, पर वो उतना धमाकेदार डांस करे कि जो शायद हमें और आप उनको यूं देखते ही रहे, राइट। ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा डांस ना कर पाए, बट वो उतना अच्छे पेंटिंग कंप्लीट कर ले। तो हमें बच्चों को ये जो 8 इंटेलिजेंस है, उसके आधार पे हमें बच्चे को जज करना चाहिए, या उसके आधार पे हमें बच्चे को डेवलप करना चाहिए। बच्चा लिखेगा और जीनियस बनेगा, वो बात अब पर्टिकुलरली नहीं रही है। इसमें होता मुझे लगता ये है कि चूंकि एज ए पेरेंट अगर आपका खुद का ही स्पेक्ट्रम जो है दुनिया को लेकर बड़ा सीमित है, आपको लग रहा है कि 2-3 काम करेगा तभी जिंदगी में कुछ कर सकता है, तो आप उसी डर से फिर बच्चे को भी ट्रीट करने लग जाते हैं। तो यहीं पर सर एक सवाल निकलता ये, जो अगर मैं इसी टॉपिक पे रहूं, कि एक तो है कि माँ बाप का कंसर्न है कि बच्चे को डिसिप्लिन बनाना है ना, और बनाना भी चाहिए, हमने उसकी बात भी की, लेकिन फिर उसी में एक सवाल ये भी निकलता है कि उसे डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में हमें उसकी जो खुद की ओरिजिनलिटी है उस पर भी कोई लगाम नहीं लगा देनी है। तो ये डिसिप्लिन और फ्री थिंकिंग के बीच की ये जो फर्क है, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे को डिसिप्लिन तो बनाना है लेकिन उसे उसकी फ्री थिंकिंग नहीं छीननी। बहुत बढ़िया। सो एक बात है डिसिप्लिन और एक बात है पनिशमेंट, राइट। सो डिसिप्लिन इज व्हाट, कि जो भीतर से आए, मुझे लगे कि मुझे सुबह में 5 बजे उठना है, मुझे लगे कि मैं मेडिटेशन करूं, मुझे लगे कि मुझे वॉक करना है, दैट इज डिसिप्लिन। एंड सुबह में जबरदस्ती उठाया जाए, गुस्सा किया जाए, मार मार के उठाया जाए, तो वो पनिशमेंट है। ज्यादातर मम्मी पापा वो पनिशमेंट को डिसिप्लिन समझते हैं। मानना, वो बच्चा खुद मानना शुरू करे, वो बच्चा खुद अपना गोल बनाए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन सर क्या बच्चों के साथ ये नहीं कि चूंकि बच्चा छोटा है और कोई भी चीज जो उसको कंफर्ट जोन से निकालेगी, बच्चा ही या नहीं बड़ा, शुरू में तो हर आदमी को मुश्किल लगेगा, उसे कैसे समझ में आएगा कि ये जो मेरी भलाई के लिए चीज की जा रही है ये पनिशमेंट है या डिसिप्लिन है, इस फर्क को हम कैसे समझें? बहुत बढ़िया। सो जो अपनी बात चल रही थी वही चीज से पर्टिकुलरली आपके पास आना चाहूँगा कि जब भी मेरा बच्चा कोई भी काम को परफॉर्म करता है, तो मेरा रोल ये है कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो काम एकदम यूनिक एबिलिटी के साथ कर रहा है। कोई भी बच्चा हो, जैसे जो बच्चे को फुटबॉल पसंद हो, उसको सुबह में 5 बजे भी आप उठाएंगे तो 5 बजे अलार्म बजने से पहले वो बच्चा उठ जाएगा। जो बच्चे को ड्राइंग या म्यूज़िक वगैरह पसंद है, वो उसके लिए सुबह में 5 बजे भी उठ जाएगा, रात के 2 बजे तक भी जगता रहेगा। माने वो कौन सा काम है जो करते वक्त बच्चा अपने आप को भूल जाता है, अपने कंफर्ट को भूल जाता है, वो मम्मी पापा को देखना है। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ, कमी को सुधारना वो काम नहीं है, मम्मी पापा का काम बच्चे की खूबी को निखारना है। सो जो आपका कहना है कि कई बार हमें वैसा लगता है जैसे स्कूल के लिए बच्चा मना करता है, पर वो वहाँ पर जाना ज़रूरी है, तो हम वहाँ पर पनिशमेंट नहीं देंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम हम फिक्स रूल बनाएंगे कि जहाँ पर बेटा स्कूल पे जाना इज़ कंपलसरी,
स्कूल पे नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, स्कूल पे जाना इज़ कंपलसरी। सो जैसे मेरा बेटा भी है, अभी 7 साल का है, तो वो भी जब ऐसा बोलता है कि जैसे स्पेसिफिकली जब लॉन्ग वीकेंड हो और उसके बाद में जब मंडे मॉर्निंग हो, तो ही वाज लाइक मुझे स्कूल पे नहीं जाना है, ये है वो है, मुझे आपकी बहुत याद आती है वगैरह वगैरह, सब वो बच्चे इमोशनल ड्रामा करते हैं, कहानी बनाते हैं। इन तब मैं एक ही चीज़ करता हूँ, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बेटा चलो उठ जाओ। वो उठा तो मैं बोलूँगा चलो बेटा पापा की गोदी में आ जाओ। मैं उसको वो स्कूल की बात करूँगा ही नहीं। इंस्टेड, क्योंकि वो बच्चा वो लंबे समय का 10 स्टेप फिनिश करने के बाद जो स्कूल है उसके लिए रो रहा है, मैं उस स्कूल की बात को हटा दूं। और इसलिए जब हम छोटे थे खाना नहीं खाते थे, मम्मा क्या बोलती थी, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा करके फिर हम ऊपर देखा और मुंह में डाल दिया, कहानी के माध्यम से डाल दिया। सो आज सलमान मामा दिखा के मम्मी खिला देती है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ, द रूल इज़ व्हाट, डाइवर्ट करना बच्चे को। जब भी बच्चा ऐसी चीज़ों में जो उसके लिए ज़रूरी है वहाँ पर टेंट्रम दिखाए, तो एंगर नहीं, वहाँ पर डाइवर्ट करना है। बच्चों को एंगर दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, पर बच्चे को डाइवर्ट करे। तो मैं बोलूँगा चलो बेटे पापा की गोदी में आ जाओ, मैं उसको गोदी में लूँगा, बालकनी में लेके जाऊँगा, थोड़ी सी हवा का फेर होगा, कुछ लोग नीचे वॉक कर रहे हैं, पंछियों की आवाज़ आ रही है, कुछ चहल पहल चल रही है, 2-3 मिनट में उसकी नींद उड़ेगी। फिर मैं उसको कहता हूँ चलो बेटा अंदर चलते हैं, एंड नाउ आई विल टेक हिम टू द शावर, एंड देन आफ्टर उसको शावर में खड़ा करूँगा, एंड देन आफ्टर मैं आके उसका जो बाकी का जो काम है वो मैं या मेघा वगैरह वो निपटाएंगे। वो 5 मिनट के अंदर शावर लेके बाहर आ जाता है, फिर मैं उसको पानी देता हूँ, राइट। एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली फ्रेश होके नाश्ता करके फिर वो 7 सवा 7 बजे के आसपास मैं उसको छोड़ने के लिए जाता हूँ। एंड इसके लिए 7 साल का है, उसको स्कूल के लिए उठाना तैयार करना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तक वो काम मैंने किया हुआ है। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तब वो मेघा की जिम्मेदारी, अदरवाइज वो काम मैं खुद करता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मुझे आपकी बातों से सुनकर ज़्यादातर यही लग रहा है कि सबसे पहले तो इंसान का, किसी भी इंसान का खुद सेल्फ कंपोज होना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने इमोशन के कंट्रोल में है या नहीं। अगर हम खुद ही एज ए पेरेंट अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, मैं क्या हूँ, हमारे खुद के इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो हम ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि बच्चे के लिए क्या ठीक है नहीं। फिर तो बल्कि हमारा जो इमोशनल आउटबर्स्ट है बेचारा उसके ऊपर निकल रहा है, उसी को हम ऐसी बात पर डांट दे रहे हैं जिसका वो हकदार नहीं था। आपको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो भी जाता है? और ढेर सारे मम्मी पापा मुझे कहते भी हैं कि कई बार बच्चों को पनिशमेंट देने के बाद या डांटने के बाद हमें गिल्ट फील होता है। गिल्ट वो बात का काइंड ऑफ सबूत है कि आपने गलत डांटा था। यदि कोई चीज़ है जो सही है तो वहाँ पर कभी भी गिल्ट महसूस नहीं होगा। अब इसी के परीक्षित जी जो दूसरी एक बात और निकलती है वो ये कि जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे को दुखों की हवा ना लगे, और इस चक्कर में हो ये गया है कि आजकल के बच्चे एक तरह से कोकून में एक तरह से रह रहे हैं कि सोसाइटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ वो अपनी तरह के बच्चों के साथ हैं। फिर स्कूल की एक बस आती है, उससे वो स्कूल चले जाते हैं जहाँ किसी टीचर की हिम्मत नहीं है कि उनको डांटते हैं। फिर वो घर आते हैं तो जो भी वो डिमांड करते हैं अक्सर पेरेंट मान लेते हैं, और बच्चा 18-20 साल तक इसी तरह बड़ा हो जाता है। इस बच्चे को स्ट्रेस झेलने की, स्ट्रेस की आदत नहीं पड़ती। फिर ये बच्चा जॉब में जाता है, रिलेशनशिप में जाता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस उसको मिलता है रिलेशन या जॉब में, उससे वो डील नहीं कर पाता। ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है, और पेरेंट को आपको क्या सलाह होगी कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको स्ट्रेस की आदत कैसे डलवानी है? एक रूल है जो कहता है स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करी होगी लाइफ में उतनी स्माइल रहेगी, और जितनी कम स्ट्रगल होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। दूसरे तरीके से यदि कहूँ तो जैसे प्लांट है, प्लांट को पानी देना ज़रूरी है, बट यदि हम रोज़ पानी देते जाएं, एंड यदि रोज़ पानी देते जाएंगे तो यही पानी है जिसके कारण प्लांट मर जाएगा। हाँ, तो बच्चे को सुख सुविधाएं देनी है ताकि वो कंफर्टेबल रहे, बट उतना ज़्यादा भी यदि हम दे देंगे कि वो मिट्टी सूखने का टाइम ही ना मिले, उसको खुद को स्ट्रगल करने का टाइम ही ना मिले, उसको कुछ चैलेंज फेस करने ही ना पड़े। उसने अभी दूध मांगा और हमने उसको दूध दे दिया, पानी मांगा और पानी दे दिया, वीडियो गेम मांगा वीडियो गेम दे दिया, मोबाइल मांगा मोबाइल दे दिया। अब वो बच्चा कैसा बनेगा? दुर्योधन जैसा बनेगा, डिमांडिंग बनेगा। बट जो बच्चे ने स्ट्रगल देखी, कुछ बोला और वो चीज़ नहीं मिली, बोला गया कि नहीं बड़ा भाई बोले तब करना है, इस तरीके से उसको रोका गया, उस तरीके से उसके अंदर पेशेंस डेवलप करी गई, तो वो बच्चा अर्जुन जैसा तैयार होगा, तो वो बच्चा बाहुबली जैसा तैयार होगा। एंड साइकोलॉजी में पूरा एक रिसर्च हुआ था, 60 इयर्स तक ये रिसर्च हार्वर्ड में हुआ था शायद, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को लेकर, एंड जहाँ पर वो बच्चों को मार्शमेलो पर्टिकुलरली दिए गए, एंड बोला गया कि आप यदि 3 मिनट वेट करोगे, 3 से 5 मिनट,
तो आपको और एक मार्शमैलो मिलेगा। एंड वो बच्चों को रूम में वैसे ही छोड़ दिया गया, इट वॉज फॉर 10 मिनट्स। एंड वो कैमरे के माध्यम से देखते रहे। जो बच्चे के अंदर ज़रा भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं था, इमीडिएटली खा गए, वो बच्चे लाइफ में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एंड इसीलिए हमारे अंदर धीरज डेवलप करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से सर वो जो मैंने हार्वर्ड का कह रहा था, वहाँ पर भी इसी तरह का रिसर्च हुआ था कि 500 बच्चे पर उन्होंने स्टडी की। उन्होंने फिर ये देखा कि जिन बच्चों ने बचपन में छोटे मोटे घर पे काम किए, आसपास काम किए, 70 साल उन पे उन्होंने बच्चों पे नजर रखी, वो आगे लाइफ में जाके ज्यादा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनकी एक सेल्फ एस्टीम भी बन गई थी। तो ये इंडियन पेरेंट्स के साथ एक दिक्कत ये भी है, उनको लगता है कि बच्चे को किसी काम को हाथ ना लगाना पड़े, ये कुछ घर के काम भी से ना करें, स्कूल से आए तो उसका बैग भी मम्मी रख दें, हर चीज़ इसके मुंह में डाल दी जाए। तो आपको नहीं लग रहा इससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस फिर आएगा कहाँ से? एंड ऐसे मम्मी पापा हमारे पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं, एंड तब तक बच्चा 36-37 साल का हो चुका होता है। उनके घर पे 9 साल की बेटी और 6 साल का बेटा होता है, जो ज़्यादा समझदार मालूम होते हैं। एंड फिर भी अभी भी माँ उसको ही उतना वो छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। एंड तब मुझे कहना पड़ता है कि उसकी वाइफ आ चुकी है, उसके बच्चे भी आ चुके हैं, अब उसको थोड़ा बड़ा होने दो। सो ज़्यादातर हम उतना ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं, हर चीज़ों में उतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट बच्चा अपना जो ब्रेन है ना वो इस्तेमाल करता ही नहीं है। वो अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो काइंड ऑफ खूबी है, उसको निखारने के लिए जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। एंड इसलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्लांट को पानी देने के बाद 3 दिन तक 4 दिन तक वो प्लांट धूप में रहे और वो सूखता रहे, वो ज़रूरी है। जब हमें काइंड ऑफ घड़ा भी बनाना हो तो घड़ा बन जाए, वो ज़रूरी है शेप वाला, पर उसके बाद में भट्ठी के अंदर उसको तपाना, धूप के अंदर रखना भी ज़रूरी है, तो ही वो घड़ा पानी का जो प्रेशर आएगा ना उसको झेल पाएगा। वो मम्मी पापा आउट ऑफ लव खाली वो अच्छा शेप वाला घड़ा बना के बोलते जाओ बेटा अब जाओ दुनिया में, पर वो पानी का जो प्रेशर होगा वो नहीं झेल पाएगा, वो तुरंत फूट जाएगा। बिल्कुल, जैसा आप कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी है, तो हमारी पेरेंटिंग में दिक्कत ये है कि आप क्या कहना है कि बच्चों को खुश करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए हम उन्हें ऐसी चीज़ें खिला भी देते हैं, हम उन्हें ऐसी चीज़ें देखने भी देते हैं, और हमें लगता है उन्हें स्ट्रगल ना करने दें, और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि सारी चीज़ें इस तरह से बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है इसमें सर कि कभी कभी जो माएँ होती हैं वो अपनी सेल्फ वर्थ ज़्यादा बेहतर फील करती हैं कि अगर बच्चा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। हालांकि सुनने में कड़वी बात लगती है, लेकिन ये जो सच्चाई है मैं वही बयां कर रहा हूँ कि 100%, उनको चूंकि खुद अपनी लाइफ में कुछ लेडीज़ को चूंकि और उनकी इमोशनल एनर्जी कहीं खर्च नहीं हो रही, वो जॉब नहीं कर रही, कोई और काम नहीं कर रही, तो बच्चे में अपनी सारी ऊर्जा खपा दे रही है और बच्चे को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दे रही है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो फिर वो बच्चा किसी और लायक नहीं रहता, जैसा आपने अभी उदाहरण भी दिया। राइट, 100%। मम्मी भी और ज़्यादातर दादा दादी भी, राइट, दादा दादी भी वो बच्चे को मम्मी ने मोबाइल देने से मना किया तो वो दादा या दादी के पास चला जाता है और वो दे देते हैं। दादा दादी को जब पूछा जाता है आप क्यों देते हो, बोले उस बहाने बच्चा हमारे पास आता है, पर ना उससे वो बच्चे को क्या नुकसान हो रहा है वो ज़्यादातर वो नहीं देखते। तो इसे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है पावर स्ट्रगल, कि जब वो व्यक्ति को रिलेशनशिप में पावर और कोई चीज़ से महसूस ना हो तो वो कुछ गलत करके भी, माने सामने वाले का नुकसान करके भी खुद पावरफुल महसूस करना चाहता है, को फील करता है। एंड इन दैट सिचुएशन पापा का रोल रहेगा कि पापा मम्मी की तारीफ करें, पापा मम्मा को अप्रिशिएट करें, उनको ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील करवाएं, तो फिर मम्मा का या मे बी दादा दादी या वो जो है उनका ऐसा जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर उसकी उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर अगर हम टीनेज बच्चों पर आ जाएं, क्योंकि वो भी एक बड़े चैलेंज होते हैं, और जैसा हमने कहा कि जब बच्चा छोटा है तो माँ बाप हैं उस तरह से एक तरफ एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, या बच्चों के लिए उतने अटेंटिव नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे 12-13 साल का होता है फिर वो डिपेंडेंट नहीं है माँ बाप पर, वो अपने दोस्तों में ज़्यादा सुकून ढूंढ रहा है, और चूंकि उसको घर पे कभी ध्यान नहीं दिया गया तो सलाह भी दोस्तों से ले रहा है, वो दोस्त जो बेचारे खुद 13-14 साल के हैं, फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारा तो बच्चा सुनता नहीं है। वो चैलेंजेस थोड़े बताइए कि इसका 13-14 साल का जब बच्चा होता है फिर क्या नुकसान बच्चे को होते हैं और माँ बाप को क्या नुकसान होते हैं। सो वो बच्चा जब छोटा होता है तो वो मम्मी पापा को सेलिब्रिटी जैसा फील करवाता है, राइट। पापा घर पे आएंगे तो पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, एंड उस समय पे वो बड़ी सेलिब्रिटी हो और वो ऑडियंस को जैसे ध्यान ना देती हो,
वैसा जब मम्मी पापा ने किया हो तो नाउ टीन एज में आते आते बच्चा सेलिब्रिटी बन जाता है एंड मम्मी पापा उसके पीछे पीछे जाते हैं एंड तब बच्चा भी मम्मी पापा को वही फील करवाता है। पहले बच्चा शेयर करना चाहता था, मम्मी पापा सुनना नहीं चाहते थे। अब बच्चे के लिए मम्मी पापा पूछते हैं कि स्कूल में क्या सिखाया, ट्यूशन में क्या है, कब एग्ज़ाम है, एंड तब बच्चा वो क्या करता है, इग्नोर करता है। सो वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कहना चाहता हूँ, वो बच्चे को बचपन में चाहिए था लव। अब टीन एज में आने के बाद उसको चाहिए लॉजिक एंड एक्साइटमेंट। सो टीन एज के बच्चे को हम लव करेंगे, माने मम्मी उसके पास जाए, जादू की जप्पी करे, पप्पी करे, तो बोले नहीं अब दूर जाओ, गाल पोछ देगा वो, राइट। अब उसको पप्पी और किसी की चाहिए वो हाँ मिल नहीं रही है, बात अलग नहीं है। रही है। सो वहाँ पर वो जो बच्चा है अब वो मम्मी से दूर जाना चाहता है, पापा से दूर जाना चाहता है, दूर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, नंबर वन। नाउ नंबर टू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे को एक्साइटमेंट चाहिए, बच्चे को थ्रिल चाहिए, बच्चे को लॉजिक चाहिए। सो छोटे बच्चे को प्यार से बोला कि बेटा तू मेरा बच्चा नहीं है, मेरे लिए कर देना प्लीज़, तो 4 साल का बच्चा करेगा। पर वही 14 साल को बोले तो बोले अब मेरे पापा नहीं हो, अब मेरे पापा हो तो आप कर दो, वो वहाँ पर लॉजिक लड़ाएगा। सो नाउ बच्चे को वहाँ पर कुछ भी एडवाइस देने से पहले हमें लॉजिकली वो पॉइंट को रखने के बाद बात करनी चाहिए। नंबर टू, वो बच्चे को लव से काम नहीं होगा, वो बच्चे के साथ एक्साइटमेंट के साथ काम होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर रेसिंग करते हैं, फुल स्पीड से कार या टू व्हीलर चलाते हैं या स्मोकिंग, वो सारी चीज़ों में बच्चों को क्या मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ मम्मी पापा टीनेज बच्चों को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको पॉजिटिव एक्साइटमेंट दो। पॉजिटिव एक्साइटमेंट इज़ व्हाट, ये सपोज वीकेंड में हम बच्चे को ऑलरेडी मूवी के लिए लेके जाने वाले थे, अब हफ्ते पहले बोलो मत, फ्राइडे रात को या शाम को उसको बोलो कि चल बेटा तैयार हो जाओ। एंड वो जब तैयार होने के लिए जाए बोले अरे तेरा वो जो फेवरेट जीन्स है ना, तेरा फेवरेट वही तू पहनना है, एकदम ब्रांडेड जो उसको पसंद हो। उसको टोका टाकी ना करे, बट इंस्टेड उसको जो चाहिए वो, और तेरे लिए उसके ऊपर रेड टी शर्ट तू बोल रहा था ना, मैं देख लेकर आया हूँ, तू जा अंदर चेक कर, तेरे लिए सरप्राइज है। नाउ ही इज़ फीलिंग एक्साइटेड। तो बोलेगा कहाँ पे जाना है, क्या मुझे तैयार होने के लिए बोल रहे हो, वो सरप्राइज है तेरे लिए। एंड देन आफ्टर जब हम रास्ते में हो तब हम बोले कि बेटा सो एंड सो हीरो तेरा फेवरेट है ना, उसका हमने नाइट शो की टिकट बुक कराई है एंड हम अभी पिज्ज़ा खाएंगे एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं एंड फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। नाउ बच्चे को एक्साइटमेंट मिल रहा है, बट दोस्तों के साथ नेगेटिव नहीं, सिगारेट के साथ या शराब के साथ नहीं, बट अपने मम्मी पापा के साथ पॉजिटिव यहाँ पर एक्साइटमेंट मिल रहा है। मे बी मॉल में कार पार्क करी, लिफ्ट तक पापा बोले चल बेटा भागते हैं, रेस करते हैं, कौन पहले लिफ्ट तक पहुंच। सब पता है कि बच्चा ही पहले पहुंचने वाला है, बट जब वो बच्चा वो रेस के अंदर भागेगा एंड वो जीतेगा एंड पापा हारेंगे, उसको एक्साइटमेंट फील होगा। वो बच्चा जब ट्यूशन से घर पे आए, महीने में एक बार या 2 महीने में एक आध बार उसके लिए उसको जो फेवरेट ब्रांड पसंद हो उसका टी शर्ट ले एंड उसके काइंड ऑफ स्टडी टेबल के अंदर डाल दे, गिफ्ट पैक करा के, एंड उसको उसके ऊपर लिखे वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड उसके अंदर डाल दिया। अब उसके अंदर कोई अपेक्षा ही नहीं थी, वो बोरिंग तरीके से स्कूल से आया या ट्यूशन से आया एंड पढ़ने के लिए बैठने वाला था, एंड जैसे उसने ड्रॉअर खोला अंदर कुछ गिफ्ट मिला, एंड जब वहाँ पर टी शर्ट मिलेगा, उसका फेवरेट टी शर्ट मिलेगा, वो दौड़ता हुआ जाएगा, मम्मी पापा को जादू की जप्पी करेगा। सो ये एज में बच्चों को एक्साइटमेंट चाहिए, एंड एज अ मदर एज अ फादर नंबर 1 हमारा काम है बच्चों को एक्साइटमेंट दे। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कहना चाहूँगा कि उसको एक्साइटमेंट मिल गया, ना बच्चे को पैसा कमाना सिखाएं। मम्मी पापा बोलते अभी तो बच्चा छोटा है, मैं बोलता हूँ उसके दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखाए, उससे पहले आप पैसा कमाना सिखाओ। एंड इसके लिए गुजराती के अंदर पूरी कहावत है, मैं थोड़ा हिंदी में करते हुए बाहरे बुद्धि, अच्छा उसके बाद में हम हिंदी कर लेंगे, ठीक है। सो गुजराती के अंदर कहावत है जो कहती है बारे बुद्धि सोड़े शान वीसे वान तोज मड़े 25 से परिणाम, राइट। मैंने पूरा ये हिंदी में, अच्छा ठीक है। सो 12 साल पे बच्चे में बुद्धि आएगी, टेक्निकली टीन एज में जाएगा एंड सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आई मी माई सेल्फ बच्चे के अंदर आएगा। वो 4 साल का बच्चा उसको गुस्सा कर दिया, 4 मिनट के बाद आपकी गोदी में आके बैठ जाएगा, बट 12 साल का बच्चा उसको गुस्सा किया, 2 दिन के बाद आपको मनाने जाना पड़ेगा। अब उसके अंदर आई मी माई सेल्फ आना शुरू हुआ। सो बच्चे के अंदर 12 साल पे जब बुद्धि आती है, खुद के बारे में सोचना शुरू करता है, एंड तब उसको यदि हम राइट डायरेक्शन दे तो 16 पे आती है शान। शान इज़ व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इन देयर लाइफ,
एंड मैं आपको बताऊं, सारे राजाओं का राज्याभिषेक 16 साल पे होता था। मैंने रिसर्च किया है, 1085 जीनियस लोगों की लाइफ का स्टडी किया हुआ है। एंड तब गूगल नहीं था जब मैंने पेरेंटिंग की बुक लिखी थी, एंड तब ना ही यूट्यूब और चैट जीपीटी हुआ करता था। तो 2.5 साल लगे थे मुझे। एंड उसके बाद में मैं ये कहावत को डिकोड कर पाया। एंड एज अ पेरेंट हमें आज के मॉडर्न समय में ये चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया है। सो 16 साल पे सारे राजाओं का राज्याभिषेक होता था। अब बिल गेट्स की लाइफ को देख ले, वॉरेन बफेट की लाइफ को देख ले, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जमशेदजी टाटा, स्वामी विवेकानंद, प्रमुख स्वामी महाराज, कोई भी स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हुए हैं, वो सभी लोगों ने अपने काम की शुरुआत 15-16 पे करी होगी। सचिन का डेब्यू भी 16 में हुआ था। सचिन, यस डेफिनेटली, राइट। सो नाउ वो जब 16 साल पे उसको पता चल जाता है कॉल्ड व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म होना चाहिए। सो बच्चे को बचपन में जो प्यार घर में मिला, वो प्यार 10-12 साल के होने के बाद वो बाहर दुनिया में ढूंढ रहा है। एंड उसको पता नहीं चल रहा है कि घर में जो रिस्पेक्ट मिल रहा था बाहर वाले लोग भाव नहीं दे रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं? मैं पेंटर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं सीए बनूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, मैं आर्ट करूं, या मैं क्या करूं कि दुनिया वाले भी मेरी वाहवाही करें? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। एंड वो बच्चे का 16 साल से पहले खत्म हो जाना चाहिए। जो ज़्यादातर आज 25 और 27 साल की एज पे भी ढेर सारे लोग हमारे पास आते हैं, जिंदगी भर ज़्यादातर लोगों का चलता रहता है। जो पहले का पेरेंटिंग उतना पावरफुल था कि 16 साल पे तो राज्य चलाने के लिए राज्याभिषेक हो जाता था। एंड मम्मी पापा वनवास के लिए निकल सकते थे बड़े आराम से। यदि वो होगा तो मिलेगा वी से वान। One is what? Makeover, attitude, attire, desire, behavior, thought process and the belief वैसी सॉलिड होगी कि वो बच्चा यदि सीए बनना चाहता है तो 20 साल पे वो वैसा होगा कि उसको मिलने के बाद आप बोलेंगे अरे यार मेरी कंपनी में सीए की ज़रूरत है, आप मेरे वहाँ पर आओगे क्या? राइट? अब उस तरीके से उसको ट्रीट करोगे या उस तरीके से मानना शुरू करोगे कि ही इज़ एक्चुअली अ सीए पर्सन, राइट? यहाँ आर्किटेक्ट है, या वैसा फीलिंग आ जाना चाहिए। एंड जब वो 20 साल पे हैं तो मिलेगा 25 पे परिणाम। एंड 25 पे परिणाम माने आप सारे लोगों की लाइफ को स्टडी करेंगे, 25 तक वो सक्सेसफुल हो चुके थे। एंड बिफोर 30 दे ऑल वर करोड़पति, इधर स्पिरिचुअली और सोशली और फाइनेंशियली। सर आपने कहा कि 16-17 साल की उम्र में आदमी जनरली फिगर आउट कर लेता है कि उसे क्या जिंदगी में करना है क्या नहीं, पहले भी ऐसा होता था। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जो बहुत कम उम्र में बच्चे सोशल मीडिया में घुस गए हैं और अटेंशन इतनी फ्रेगमेंटेड हो गई, एक चीज़ देख रहे हैं दूसरी देख रहे हैं, और फिर इतनी इंप्रेशनेबल एज भी होती है कि अगर हमें लगता है इंस्टाग्राम पे हम लगता है कि यार फलाना आदमी तो इस तरह के रील बना के पॉपुलर हो गया, फिर हम ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा टैलेंट क्या है। हो सकता है भगवान ने मुझे टैलेंट साइंटिस्ट बनने का दिया हो, फिर हमें लगता है हम भी कॉमेडी की रील बनाएं। तो ये जो सोशल मीडिया के इंप्रेशन में आके आदमी खुद अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं कर पा रहा, और चूंकि एक ब्रेक भी सोशल मीडिया से नहीं ले पा रहा कि खाली दिन में आधा घंटा 20 मिनट रहें, कहीं जाएं, घूमें फिरें, तभी रियलाइज हो कि हम क्या हैं। उसने कितना नुकसान किया उस लिहाज से सोशल मीडिया ने कि आप उसी में घुसे हैं, वहीं पर जो देख रहे हैं उसी से अपने बारे में भी एक राय बना रहे हैं, वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि आप तो वैसे है ही नहीं। इसमें पहली चीज़ जो कहना चाहता हूँ, वही बच्चा सोशल मीडिया की लाइक के पीछे भागता है जो बच्चे को रियल लाइफ में मम्मी पापा और फैमिली से लाइक ना मिलती हो। राइट? सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए मम्मी पापा का बच्चे को अप्रिशिएट करना, मम्मी पापा का बच्चे की खूबी को देखना, एंड बच्चे को वो खूबी को लेकर उसकी तारीफ करना, वो मम्मी पापा का बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो हमने पहले बात करी कि कमी को सुधारना नहीं, खूबी को निखारना, वो माता पिता का काम है। एंड दुनिया वो नहीं करने वाली, वो काम सिर्फ और सिर्फ माता पिता कर पाएंगे। नाउ सेकेंड थिंग, सोशल मीडिया सही या गलत वो हम डिसाइड करें उससे पहले हम वो देखें कि सोशल मीडिया 18 साल से छोटे बच्चों के लिए है ही नहीं। वो जब 18 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वो जब हम उसको पहले दे रहे हैं, फिर तो मे बी सोशल मीडिया हो या शराब हो या ड्रग्स हो, बात एक ही हो गई। अभी मे बी शायद आपको पता हो, रोनाल्डो, उनके सन जूनियर रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाया, एंड अकाउंट बनाते हुए ही 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। एंड जैसे ही पापा को ये पता चला, एट दिस लेवल पापा ने बच्चे का इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करवाया, फ़ोन ले लिया,
एंड उसको कहा कि ये जो 1 मिलियन 24 घंटे में हुए हैं वो जिसके कारण हुए हैं वो कारण पे ध्यान दो, बट उसके लिए पापा भी उससे दूर होने चाहिए, पापा भी उतने पावरफुल होने चाहिए कि कोका कोला को नीचे रख के पानी की बोतल को ऊपर रख पाए, उतना गट वो पापा के अंदर भी होना चाहिए। एंड मे बी शायद इलॉन मस्क की माता को आप देखिए, शायद आपको पता हो, एट दिस एज शी इज़ मॉडल। उन्होंने अभी थोड़े समय पहले, क्योंकि आपका भी लिखने में इंटरेस्ट है, उन्होंने थोड़े समय पहले उनकी बुक पब्लिश हुई एंड वो रैंप वॉक करते हैं। एंड एट दिस एज यदि आप उनकी माता को यदि इंटरव्यू के जरिए या कहीं पर भी आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा स्माइलिंग, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव, उतनी ज़्यादा हैप्पी कि लगेगा कि हाँ ये माता है तो बच्चा इलॉन मस्क के जैसा हो ही सकता है, राइट। सो ओरिजिनल कॉपी होगी वही जेरोक्स कॉपी में आएगा। एंड यदि एज अ मदर फादर हम ही वैलिडेशन ढूंढ रहे, मम्मी बोल रहे कि मेरी घर में कदर नहीं है, पापा बोल रहे मेरी घर में कोई कदर नहीं है, तो बच्चे को भी तो वही लगेगा कि मेरी भी घर में कोई कदर नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट वो सोशल मीडिया के पीछे जाता है। सो पहली चीज़ जो मुझे लगती है, हम बच्चे की जो खूबी है उसको देखें, उसको निखारने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाएं। सो जो टैलेंट है ना वो कभी भी पैसा कमा के नहीं देगी। इन किसी भी व्यक्ति को हम टैलेंट के बदले में पैसा नहीं देते। टैलेंट इनटू स्किल, टैलेंट इनटू स्किल। मेरे पास पेरेंटिंग का नॉलेज है, पर फिर भी लोग मेरे पेरेंटिंग के लिए मुझे पैसा नहीं देंगे। वो टैलेंट को मैं जब 1-to-1 काउंसलिंग कैसे करूं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूं, कैमरे के सामने कैसे बोलूं, वो जब मैं स्किल में जब डेवलप करूंगा, उसके बाद में आता है इनटू वैल्यू एडिशन। उसके थ्रू लोगों को फायदा होना चाहिए, इज इक्विवेलेंट टू मनी और सक्सेस, राइट। सो ज़्यादातर मम्मी पापा और जो बच्चे हैं वो मनी और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। बट ये जो फॉर्मूला है, तो टैलेंट सबसे पहला क्रूशियल फेज है जो 12 से 16 के बीच में पूरा होना चाहिए। एंड जब वो टैलेंट वाला पार्ट एंड स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट वो जब कंप्लीट होता है तो नाउ आता है 16 से लेके 20 के बीच में, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। सो मेरी टैलेंट है कि मुझे खाना बहुत पसंद है। खाने को लेकर मैं ढेर सारी बातें कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, खिला सकता हूँ, कोई और खाए और मेरा पेट भरता है। तो ना मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्लाउड किचन करूँ तो क्या, रेस्टोरेंट का मैं स्पेस रेंट पे लूँगा तो क्या खर्चा आएगा, मैं घर से बेकरी एंड केक एंड पेस्ट्रीज एंड वो सारी चीज़ें यदि मैं बेचूँगा तो किस तरीके से बिजनेस को मैं ग्रो कर पाऊँगा। क्या मम्मी पापा ने 16 साल के बच्चे के लिए ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्लान किया है कि बच्चा 20 साल से पहले वैल्यू एड कैसे करेगा टू द कस्टमर्स, वो बच्चे को पता हो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बनाए, मम्मी पापा मना करते हैं, बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ यूट्यूब का पावर क्या है। बच्चा गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, मम्मी पापा मना करते हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड कंबाइन करें, IPL एंड फीफा वर्ल्ड कप कंबाइन करें, उससे बड़ी इंडस्ट्री अभी वो हो चुकी है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, जब मैं मम्मी पापा को बोलूँ कि फीफा वर्ल्ड कप एंड IPL से बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है, एंड अभी भी ज़्यादातर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, क्या वहाँ पर बच्चे को भेजना चाहेंगे? बोलेंगे ज़रूर से हाँ। मैं बोलता हूँ वो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है, तो बोले नहीं तो बच्चा नहीं करना चाहिए। सो नाउ मम्मी पापा वो जो जानते थे, वो जो समय था वो बहुत पुराना, वो बदल गया। हमें एज अ मदर फादर हमें नए तौर तरीके, रहन सहन, खान पीन, पीने के सब हमने सीखे। तो पेरेंटिंग के लिए भी हमें न्यू पेरेंटिंग सिस्टम चाहिए, कुछ नया हमें सीखने के लिए टाइम बिताना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि चूंकि आपके एक बच्चा हो गया और आप उसको बड़ा करना है कि चलो ये तो हो ही जाएगा, उसके पीछे एक सोच विचार है, एक साइंस है, और आपको उसको समझना है, उसे क्या, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, भले ही वो खाने में क्या कंज्यूम कर रहा है या देखने में क्या कंज्यूम कर रहा है, आपकी उस पर एक नज़र होनी चाहिए। 100%। एक 20-25 लाख की गाड़ी के लिए भी क्या हम सीधा रोड पे ले जाते हैं? हाँ, टेस्ट ड्राइव, उसके लिए टेस्ट ड्राइव होता है, ट्रेनिंग होता है, टेस्ट ड्राइव होता है, लाइसेंस होता है। तो डोंट यू थिंक एक बच्चे को रोड पे भेजने से पहले मम्मी पापा का भी टेस्ट ड्राइव होना चाहिए? उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए, हर आदमी माँ बाप बनने लायक है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें यहीं पर सवाल परीक्षित जी ये भी आता है कि जो माँ बाप की खुद के आपस के रिलेशन हैं, कि वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या कितना झगड़ा कर रहे हैं आपस में, उनकी किस तरह, क्या ये सब भी बच्चे के दिमाग पर असर डालता है? ज़ाहिर तौर पर डालता है, लेकिन वो कितना गंभीर डालता है? अगर वो बच्चा एक कहे कि एक
टूटे हुए परिवार में पैदा हुआ, ये कैसे परिवार में है जहाँ हमेशा लड़ता है, तो उससे बच्चे की साइकी पे किस तरह से असर पड़ता है और उसमें क्या एक ऐसी कमियां रह जाती हैं जो ज़िंदगी भर फिर उसको पीछा नहीं छोड़ती उसका। वेरी गुड। और साथ ही साथ में मुझे लगता है इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, बिकॉज आज मोर देन 80% प्लस फैमिलीज वैसे होंगे कि जहाँ पर बच्चों ने अपने मम्मी पापा के झगड़े या तू में या आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट को शायद कहीं ना कहीं पे देखा होगा या महसूस किया होगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे के लिए माता पिता वो भगवान के समान है। हम कहते भी है पैर छूने चाहिए, भगवान से भी ऊपर माता पिता है कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, सोचे कोई व्यक्ति अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको भी मानते हैं, उन्हीं को आपस में लड़ते हुए देखें तो क्या उनके प्रति वो श्रद्धा, उनके प्रति वो विश्वास, उनके बातों को फॉलो करने की इच्छा होगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वो बच्चे ने बचपन से जब ये सारी चीज़ें देखी है, इसीलिए वो बच्चा बड़ा होने के बाद मम्मी पापा की बातों को सुनना नहीं चाहता। क्यों वो लड़के ऐसा बोलता है कि हम हमारे तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगे, हमारी तरीके से शादी करेंगे? क्यों? क्योंकि बच्चे ने बचपन से देखा है कि मम्मी और पापा को अपनी पसंद ही पसंद नहीं है। तो अब मेरी पसंद को पसंद कैसे जब करें? अपना ही रिश्ता सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो मेरे लिए रिश्ता क्या ढूंढेंगे? कैसे ढूंढ लेंगे? एंड इसीलिए बच्चा वो खुद में खुद करना चाहता है। एंड कई बार मैं कहना चाहता हूँ कि मम्मियाँ मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती हैं, एंड पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारा रोल पहले एज अ हस्बैंड के तौर पे है, फिर पिता के तौर पे है। एंड इसीलिए मम्मी को पापा बुलाए, हस्बैंड बुलाए और बच्चा बुलाए, दोनों बोले कि खाना दो, तो पहले हस्बैंड को देना चाहिए। और बच्चा वो देखना चाहिए कि माँ पापा को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है। एंड बच्चा वो देखना चाहिए कि मैं रोऊं और मम्मा नाराज़ हो तो पापा पहले मम्मा को मनाने जाते हैं। तो वो बच्चे की मैरिज लाइफ इन फ्यूचर हैप्पी और हेल्दी होगी। एंड वो जब देखता है कि पापा मम्मा को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ वो बच्चा मम्मी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसने देखा है कि पापा तू तड़क से बात करते हैं, हमेशा आप कह के नहीं बुलाया जाता, तू कह के बुलाया जाता है। एंड इसीलिए वो बच्चा भी बचपन से वही चीज़ को फॉलो करता है। सो पहली चीज़ कहना चाहूँगा, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ, हम हस्बैंड एंड वाइफ पहले हैं, माता पिता बाद में हैं। यदि रिश्ते अच्छे रहे तो बच्चे तो दूसरे भी निकल जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल परीक्षित जी जिस तरह की ज़िंदगी लोगों की हो गई है कि अगर मैं एक वर्किंग लेडी की भी बात करूँ, उसे लगता है कि मैं सुबह अपने काम पे जाती हूँ, उससे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मैं 7-8 बजे वापस आती हूँ, हो सकता है घर पे मेड भी हो खाना बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसे गिल्ट ही होता है कि मैंने दिन भर बच्चों को टाइम नहीं दिया। स्कूल कितना भी अच्छा हो लेकिन माँ बाप को 1 घंटा तो खुद लेकर बैठना ही पड़ता है। और उसके बावजूद एक हस्बैंड भी है घर पे जिसकी उम्मीद है कि मैं भी तो दिन से थका आया हूँ, मुझे भी तो तुम 15-20 मिनट दो। लेकिन लेडी को लग रहा है कि ये मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। तो वो जो सारा सिनेरियो जो इतना स्ट्रेस देने वाला है, आपको क्या लग रहा है उससे डील करने का तरीका क्या है? ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड एंड वाइफ पहले एक दूसरे को प्रायोरिटी दें, फिर बच्चे को। बच्चे को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, एंड बच्चे को 4 घंटे दिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उससे अच्छा डोंट यू थिंक कि हम एक दूसरे को टाइम दें, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश हो, और फिर 1 घंटा भी यदि बच्चे को देंगे तो वो 1 घंटा 4 घंटे से ज़्यादा का आउटपुट निकाल के देगा। बिकॉज जब आप हैप्पी होंगे तो वो हैप्पी वाइब्रेशंस बच्चे में जा रहे हैं। एंड इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो, और ज़्यादातर मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, तो वहाँ पर मम्मी एंड पापा को एक दूसरे का ध्यान सबसे पहले रखना है। बच्चा जब वो देखेगा तो वो मम्मी एंड पापा को रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। इन एनी सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट हो, इन एनी सिचुएशन डिसएग्रीमेंट हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल। जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, हमने डिवाइड कर दिया है। नाउ वो व्यक्ति एचआर वाला एचआर में बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा तभी जब उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में दी जाए, राइट? तो नाउ हम क्या करें, मम्मा सपोज होमवर्क को लेकर देखेगी तो मम्मा जो कहेगी घर के अंदर वही रूल फुल एंड फाइनल अबाउट होमवर्क, अबाउट स्टडी। मम्मा ने बोला पापा बच्चे को मैथ्स कराओ, तो फिर पापा को अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, वहाँ पर मम्मा ने जो कहा वो सारे फैमिली मेम्बर फॉलो करेंगे। नाउ पापा ने डिवाइड एंड रूल में डिसीजन लिया हुआ है कि ही विल टेक केयर फॉर द स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो नाउ यदि बच्चा बोलता है, पापा बोलते हैं कि बच्चे को फुटबॉल में डालो या टेनिस में डालो, तो वहाँ पर और किसी का मिन मेक नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर हमारी एनर्जी
जो पावर स्ट्रगल है ना, पावर स्ट्रगल ऐसे में भी उसी में सबसे ज़्यादा चली जाती है। एंड इसलिए यदि मम्मी पापा और मैं भी दादा दादी है, हम सब साथ में मिलते हुए एक बार बैठे जब बच्चा ना हो, एंड हम डिसाइड कर ले कि कौन कौन सी जिम्मेदारी निभा सकता है। दादा दादी कहानी, मंदिर में ले जाना, गाय को घास खिलाना, बच्चे को संस्कार देना, ये सारी जिम्मेदारी ले ले। एंड सब साथ में मिलकर ऐसा डिसाइड करे कि मम्मी जब स्कूल या ऑफिस से जब घर पे आती है, पापा जब आते हैं, दोनों थके हुए होते हैं, वही टाइम पे दादा दादी बच्चे को या तो गार्डन में लेके चले जाएंगे, या तो उस समय पे दादा दादी होंगे जो बच्चों को कहानियों में एंगेज रखेंगे। एंड मम्मी पापा रिलैक्स हो, थोड़े फ्रेश हो, जब उनके पास फिर से एनर्जी गेन हो, उसके बाद में बच्चों को मम्मी पापा के पास छोड़ेंगे। फिर दादा दादी वॉक करने जाए या टहले या अपना जो भी काम करना है वो करे। हम जब टीम वर्क करेंगे तो कोई भी परिस्थिति के अंदर हम बच्चों को बेस्ट परवरिश दे पाए। एंड अल्टीमेटली हमें बच्चे को देखना है, उसके डेवलपमेंट को देखना है। एंड जब हम ईगो को साइड पे रखेंगे, पावर स्ट्रगल को साइड पे रखेंगे, एंड क्या सही है वो देखेंगे, मैं सही हूँ वो नहीं, वो गलत है वो नहीं, क्या गलत है और क्या सही है, उतना हम देखना शुरू करें। और फिर भी इन एनी सिचुएशन बच्चे के सामने आर्गुमेंट हो जाए, हो गए तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद बच्चे के पास दोनों हाथ पकड़ के जाओ और कहो कि बेटा, भाई और बहन के तौर पे आपकी भाई बहन की लड़ाई होती है कि नहीं, वैसे मम्मी पापा के बीच में भी हो गई, बट उसका मतलब वो नहीं कि बहन आपको प्यार नहीं करती या आप भाई को प्यार नहीं करते। जैसे आप दोनों के बीच में प्यार है बट प्यार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वैसे कभी कभी मम्मी पापा के बीच में भी प्यार होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा होता है। बट देखो बेटा, अब वो हमारे मन में कुछ भी नहीं है। अब देखो, मैंने मम्मा को जादू की झप्पी दे दी, मम्मा ने जादू की झप्पी दे दी, चलो हम फैमिली हग करते हैं। वैसा करते हुए बच्चे को वो हम दिखाए कि हमारे बीच में टीम वर्क है। इट कैन बी द डिसएग्रीमेंट, इट कैन बी द आर्ग्यूमेंट, बट वो काइंड ऑफ मैं कहूँगा मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है बट वो मनभेद नहीं है। स्टिल वी आर वन। जब बच्चा वो देखेगा तो बच्चा अपने आप उतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उतना हैप्पी होगा, उतना मम्मी पापा को रिस्पेक्टफुल होगा कि मम्मी पापा को जो मैनेजमेंट में जो टाइम बिताना पड़ता है ना, वो बिताना ही नहीं पड़ेगा। बड़ी अच्छी आपने बात की। परीक्षित जी, इस बात के कितने चांसेस होते हैं कि अगर एक बच्चा जो है, जैसे आपने कहा कि बचपन में उसके पिता ने उसको टाइम दिए, उसके साथ एक्टिविटी की है, बराबर खेले हैं, और चूंकि एक इमोशनल बॉन्डेज रहा है और बच्चे के अवचेतन मन में उसकी मेमोरी भी है, और क्या जब वो बड़ा होता है तो क्या वो एकदम से ब्रेक हो जाता है, या आपको लगता है कि अगर बचपन में एक रिश्ता बन गया तो फिर वो रिश्ता सारी ज़िंदगी चलता है? क्योंकि जैसा हमने इसकी दूसरी तरफ की तो बात की कि अगर आप बच्चा जब छोटा, उसे पेरेंट्स की ज़रूरत है, पिता ध्यान नहीं दे रहा, फिर बच्चा जब टीनेज में हो जाता है, बच्चे को लगता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर पिता सारी ज़िंदगी शिकायत करता रहता है कि, या उसको मलाल रहता है कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी बचपन में इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको लगता है कि अगर बच्चे के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, अगर उसमें पेरेंट्स प्रॉपर ध्यान देते हैं, अगर पिता के साथ उसका एक इमोशनल बॉन्डेज होता है, साथ में कोई एक्टिविटी की है, तो फिर ये जो धागा है ज़िंदगी भर बना रहता है? 100%। क्योंकि पहले 7 साल वो बहुत ज़्यादा बुनियादी ईयर है। एंड मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, वो पहले 7 साल भले शायद मेमोरी में ना हो, मेमोरी में कि हमने मम्मी की गोदी में कितनी बार सुसु करी, कितनी बार पॉटी करी, कितनी बार मम्मी ने हमको प्यार दिया, वो हमें याद नहीं होगा, पर फिर भी वो प्यार के इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आज जब भी किसी भी व्यक्ति से हमें प्यार होता है, अनकंडीशनल रियल लव, तो हम उसको सोना, बाबू, मोना, गुड्डू ऐसे बचकाने नामों से बुलाएंगे और उनके साथ बचकानी हरकत करना चालू करेंगे। एंड वो जो कर रहा है वही सही प्यार कर रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो जो शो ऑफ कर रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटेंशन इज नॉट लव बट टू इम्प्रेस एंड हैव सम रिलेशनशिप। उसकी मेमोरी में जो प्यार है, फर्स्ट मेमोरी जो उसकी है, वो यही वाली है, वो सोना यही बाबू वाली है, वही है। एंड इसीलिए वो बच्चे को जितना ज़्यादा जादू की झप्पी मिला होगा, हग मिला होगा, मम्मी पापा ने उसके साथ खेला होगा, अब वही वैसा ही क्वालिटी टाइम अपने लाइफ पार्टनर को देगा। वो व्यक्ति के अंदर उतना परमानेंट अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है कि ये व्यक्ति जब बड़ा होगा और उसके घर पे बेटा बेटी जब आएंगे, तो वो भी दुनिया को जितना बेस्ट ऑफ यू देता है, उसको पता है कि मेरे पापा ने भी मुझे बेस्ट ऑफ यू दिया था, वो भी अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ यू देगा। एंड इसीलिए आपका राइट पेरेंटिंग करना, वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं, बच्चे के बच्चे को और बच्चे के बच्चे को भी सुधार रहा है। सो ये जो आप प्रॉपर्टी
कमाने के लिए 12 घंटे सपोज लोग दौड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो एक साइन में पूरा विल ट्रांसफ़र हो सकता है, पर जो संस्कार है वो एक साइन से नहीं, रोज़ के प्रयत्न से ही ट्रांसफ़र होंगे। बिल्कुल, उसके लिए हमें कोशिश करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ताकि परीक्षित जी, अब मुझे लग रहा है कि एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा चुनौती हर किसी के लिए रहती है और आपके सामने भी आती होगी, कि जब बच्चे बड़े होते हैं, टीनेज में एंटर करते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो अपने आप को फील करते हैं, न लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ होती है, और फिर वो थोड़े कह सकते हैं कि वो थोड़े अकेले भी हो जाते हैं, है ना? तो माँ बाप के लिए बड़ा उस वक्त चैलेंज होता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें, इसे कैसे एड्रेस करें। और चूंकि हमारा भारतीय समाज कह सकते हैं कि अभी भी काफ़ी हद तक थोड़ा उस मामले में कंजर्वेटिव है, या हमें खुद नहीं उसकी ट्रेनिंग है कि हम उसे कैसे बच्चे को एड्रेस करें, तो उस वक्त माँ बाप की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप क्या सलाह देते हैं ऐसे में? क्योंकि थोड़ा मुश्किल और जटिल टॉपिक है, लेकिन इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सो दो सिचुएशन होती है, एक कि या तो अट्रैक्शन हो, या फिर नंबर 2 जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो बैड वर्ड्स वगैरह सिखा देते हैं, एंड वो बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो फिर मम्मी पापा के लिए बड़ा शॉकिंग होता है, राइट? सो पहली चीज़ जो आपने बताई अफेक्शन या अफेक्शन है, या जिसमें हर तरह की चीज़ है, क्योंकि आप में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो आप हर तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, सो नाउ जब भी ऐसा होता है तो पहले खुश हो जाओ कि बेटा या बेटी नॉर्मल है। आजकल क्योंकि ऐसे नॉर्मल केसेस देखने को मिल जाए, मैंने थोड़ा जोक था, शायद आपने सुना हो, पहले कहते थे कि हमारी ही कम्युनिटी हो उसी के अंदर शादी होनी चाहिए, फिर होता था हमारी बराबरी के अंदर हो जाए तो भी काफ़ी है, फिर होता थोड़ा बहुत आगे पीछे हो बट हो जाए, बट अब बोलते हैं लड़की हो और शादी हो जाए, राइट? तो वो नॉर्मल है। तो नाउ मैं कहना चाहता हूँ जब भी ऐसा होता है तो खुश हो जाओ कि बच्चा नॉर्मल है। जो बच्चा छोटा था, पढ़ने के लिए आपके पीछे पीछे घूमता था, वही बच्चा जब रूम का दरवाज़ा बंद करके अकेला पढ़ने के लिए बैठता है तो समझ लो कि बच्चा बड़ा हो चुका है। अब आम धीरे धीरे पक रही है, अब इसका पेड़ से अलग होने का समय आया हुआ है। सो मैं पहली चीज़ जो कहना चाहता हूँ इन दैट सिचुएशन, एज अ मदर, एज अ फादर, हम रिलैक्स हो जाए कि दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चा है तो पापा उसके साथ डेट पे जाए, बेटी है तो मम्मा उसके साथ अकेले पे डेट पे जाए। एंड जब मम्मा उसके साथ अकेले पे डेट पे गए, अकेले लंच पे गए, अकेले घूमने गए, अकेले शॉपिंग में गए, अकेले मूवी में गए, तो 3, 4, 5, 7 डेट के बाद में मम्मा बता सकती है कि बेटा ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का तुझे काइंड ऑफ इस तरीके से कुछ बुलाए, या तुझे कोई लड़के को देखकर अफेक्शन अट्रैक्शन हो, या सेम वे पापा है तो पापा अपने बेटे के साथ ये बात करे तो बेटा वो बात नॉर्मल है। कुछ भी यदि ऐसा होता है तो मेरे साथ बात शेयर कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ और ज़्यादा करीब होने से पहले, या किसी भी व्यक्ति को लाइफ टाइम का कमिटमेंट देने से पहले एटलीस्ट मुझे बताना, बेटा मैं तेरा दोस्त हूँ, ऐसा तो मुझे मान सकता है। कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, और उसके लिए 3, 4, 5 बार अकेले में टाइम बिताना पड़ेगा। ज़्यादातर मम्मी पापा बोलते हैं बच्चे बताते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो बेटी है, किसी ने कुछ उसको दिखाया, क्या वो भाई के सामने, पापा के सामने कुछ पूछ पाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बेटा है, मम्मी के सामने, बहन के सामने क्या कुछ पूछ पाएगा कि मेरे दोस्त ने मुझे ये दिखाया है? नहीं होगा। हमें वो राइट एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर द टीनेजर्स। एंड बेटी पीरियड में होती है, बेटा भी होता है, बट दोनों की शरीर की प्रकृति अलग अलग है। बट जब वो होती है तो घर में सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। एंड जब ये बच्चा कुछ अलग ऐसा कोई काम करना शुरू करता है, या बाथरूम में ज़्यादा टाइम बिताता है, या कोई ऐसा फोटो या वीडियो समथिंग कुछ ऐसा आ जाता है, तो उसको एज ए क्रिमिनल के तौर पे बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के लिए उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग पैदा कर रहे हैं जो नेचुरल है। तो यहाँ पर ये है कि खुद आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। एंड जब वहाँ पर पापा ने उसके साथ टाइम बिताया है ना, 1 to 1, तब जाके 3, 4, 5 मीटिंग के बाद बच्चा वो खुल के अपने पापा के साथ वो चीज़ बात कर पाएगा। एंड मेरा ये मानना है कि जो समय पे बच्चे को भी, जैसे बेटी को भी वो सिंपैथी मिलती है, वैसे ही सिंपैथी उस समय पे पापा की ओर से बेटे को भी मिलनी शुरू हो जाए, तो गारंटी के साथ जो कहा जाता है कि बेटी है वो ज़िंदगी भर अपनी, और बेटा शादी होता है तब तक अपना, शायद वहाँ पर टीन एज के अंदर जो बच्चे को वो जो ट्रीटमेंट मिली हुई है ना, उसको जो गिल्ट फील करवाया गया है, उसको जो छोटा महसूस करवाया गया है, उसको जो बुरा महसूस करवाया गया है, बिकॉज ऑफ दैट बच्चा वो इमोशनली डिटैच हो जाता है फ्रॉम द मदर फादर। एंड आफ्टर दैट वो शादी हो गई, खुद के पैरों पे खड़ा हो गया,
तो फिर अब वो मम्मी पापा के साथ वो जो लगाव था वो नहीं क्योंकि रहता बच्चे को है। शायद ये लगा कि उसकी लाइफ में एक सिचुएशन आई और उसकी सपोर्ट करने वाला हाँ कोई नहीं था या कोई उसको एड्रेस करने वाला नहीं था, और फिर बच्चा मतलब सीधे तौर पर नहीं भी उनको आरोपी अपराधी मान रहा, लेकिन उसे ये तो लगता है कि हाँ मैं अकेला था उस वक्त। एंड ये चीज़ को आई थिंक ओ माय गॉड समथिंग 2 में अक्षय कुमार का जो मूवी आया था उसके अंदर ये चीज़ यही टॉपिक को लेकर पर्टिकुलरली पूरा मूवी बनाया गया था कि जहाँ पर ये चीज़ को लेकर अवेयरनेस आए। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि इसमें माँ बाप का रोल है, लेकिन वही बात है कि माँ बाप भी उसको मैच्योर तरीके से हैंडल करें, ना कि उन्हें लगे कि नहीं बच्चा खुद डील कर लेगा, क्योंकि खुद डील करने की बड़ी चुनौतियां होती हैं फिर। एंड वहाँ पर उसकी गलत राह पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जब मम्मी पापा गाइड नहीं करेंगे तो वो किसको पूछेगा? दोस्तों को। एंड दोस्त भी वो सेम परिस्थिति से जूझ रहा है, तो वो उसको राइट डायरेक्शन कभी नहीं दे पाएगा। एंड इसलिए मम्मी पापा को उसके साथ एटलीस्ट रहना, खड़े रहना, वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। परीक्षित जी, चर्चा के आखिर में मुझे ना कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मार्क ट्वेन की, मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो हस्बैंड वाइफ कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, कल को ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो बच्चे उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, और वो बच्चे कल को खुद ऐसे माँ बाप बनेंगे जिनके बच्चे उनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये सवाल मैं इसलिए आखिर में पूछ रहा हूँ क्योंकि सारा ताना बाना इस चीज़ से जुड़ा है कि आदमी का अपनी वाइफ से कैसा रिलेशन है, और वो रिलेशन अगर स्मूथ है तो फिर हम ऐसे बच्चों को जन्म देंगे, आज हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमें समझेंगे, और कल को वो बच्चे भी खुद ऐसे पेरेंट्स बनेंगे। तो ये फिगर आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी है कि हमें बच्चे को जो बड़ा करना है उसका रास्ता क्या है, ये जो हमारे आपस में रिलेशन है उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट की का सीधा असर बच्चे पर पड़ेगा और फिर आगे उस बच्चे की भी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। 100%। सो जस्ट यहाँ पर हम उतना खाली ध्यान में रखें कि हमें एक मुंह मिला है और 2 कान मिले हैं। तो हमारा जो करीबी रिश्ता है जिसको हम कहते हैं UCL, दैट इज अनकंडीशनल लव। पूरी जो दुनिया है ना वो है CL, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल लव। सो एयर होस्टेस से वो एकदम बड़ा प्यार से हंस के खिलाएगी, एकदम सर्व करेगी, बट उसको सैलरी ना मिले तो क्या वो फिर से आपको वेलकम करेगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बट एट द वेरी सेम टाइम एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, हमारा जो रोल है हमारे लिए बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, वो UCL वाला है, अनकंडीशनल लव है। हम यदि खाली उतना देख ले कि दुनिया इज कंडीशनल लव, बट मुझे मेरे बच्चे को अनकंडीशनल लव देना है। जब स्कूल से कंप्लेन आए और वो माँ कहे कि तुझे लिखा गया है कि बेटा तू जीनियस है, तुझे स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते, तो आज से मैं पढ़ाऊँगी, और वो बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करे, अनकंडीशनल लव दे, तो वो बच्चा बड़ा होकर थॉमस अल्वा एडिसन बन सकता है। राइट? तो उस बड़ा होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जब मम्मा गई और फिर जब जो पूरी बुक सारा सामान निकाला, एंड जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि स्कूल से तो कंप्लेन आई थी कि आपका बच्चा डंप है। शायद आइंस्टाइन भी 4 साल तक बोल नहीं पाए थे, 8 साल तक लिख नहीं पाए थे, बट मम्मी पापा का वो भरोसा था। एंड इसलिए भरोसा और नंबर 2 सुनना, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, हालांकि आपने 2 चीज़ें बता दी, फिर भी मैं चाहूँगा कि इस चर्चा के आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 2 या 3 सलाह उन माँ बाप को देनी हो जो अभी पेरेंट बने हैं और उनका बच्चा यूँ कहूँ कि अभी 1 साल का है और 5-6 साल तक उसकी परवरिश करते हैं, कौन सी 2 या 3 इंपॉर्टेंट बातें ख्याल रखें? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि अभी बच्चे के साथ उसका बचपन एंजॉय कर लो। सो एक मम्मी कंप्लेन करती है कि देखो मेरा बच्चा ये कप तोड़ देता है, ना तकिए इधर उधर डाल देता है, ना ये कर देता है, ना वो कर देता है। तब सामने एक बुजुर्ग महिला थी, वो कहती है कि देख मेरे घर एकदम साफ सुथरा है, बिगाड़ने वाला बच्चा एक कनाडा में है और एक ऑस्ट्रेलिया में, दोनों सेट हो गए हैं, एंड मैं आज राह देखती हूँ कि वो कब आए और जूते इधर उधर फेंके, बैग इधर उधर फेंके, मेरे सोफ़ा जो है वो बिखेर दे और पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखे और मैं उनके ऊपर चीखूं चिल्लाऊं, पर ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी है और पर पूरा घर मुझे सूना लगता है। आज मैं वो राह देख रही हूँ कि वो बच्चे आके कब बिगाड़े, तो उसी बात को कोस रही है। तो मैं कहना सभी माता पिता को कहना चाहता हूँ, ये बच्चा सोफे पे कूदे, धमाल मस्ती करे तो करना चाहिए, क्योंकि उसके बाप का घर है। राइट? वो अपने बाप के घर पे नहीं करेगा तो कहाँ पर करेगा? सो पहली चीज़, बच्चे के साथ बचपन को उतना एंजॉय करो, उतना एंजॉय करो कि वो आपके बुढ़ापे में, आपके रिटायरमेंट में
आप मेमोरी भी बनाने वाले हो, आप वही मेमोरी को रिकॉल करने वाले हो। सो पहली चीज़ ये, पहले 7 साल 8 साल बच्चे के साथ मेमोरी बनाने पे ध्यान दो, मनी तो बाद में कभी भी बन जाएंगे। क्या बात है। राइट, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चा जो भी करे उसमें खुश होना चालू कर दो। बच्चा कुछ भी करे उसको ध्यान दो एंड उस पर खुश होना चालू कर दो, तो गारंटी के साथ बच्चा हैप्पी बनेगा। एंड बच्चा यदि हैप्पी बनेगा तो बच्चे के अंदर कोई भी बुरी आदतें कभी भी नहीं आएगी, वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा। 100%। ये दो चीज़ करे तो मुझे लगता है सारा जो पेरेंटिंग है, ये 2 रूट के आसपास में पूरा पेरेंटिंग का जो जाल है वो ताना बुना बना हुआ है। बड़ी अच्छी बात की। और सर आपकी इस बात से ये भी लगता है कि जो सच में ईश्वर का विधान है, ईश्वर के विधान में शायद ईश्वर हर किसी को बराबर की चीज़ें देता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो एक अमीर से अमीर आदमी भी अपने को बच्चे को दे सकता है और एक गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है, कि बच्चे को प्यार दे, उसको अपना वक्त दे और उसकी हर चीज़ में खुश हो। तो बहुत शुक्रिया परीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बातें की और इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी इतने आसानी से बताया। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बातचीत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। हम मिलते रहेंगे और खिलते रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।